वेलकम, वेलकम, वेलकम। चैनल पे आपका वेलकम है प्यारे प्यारे खूबसूरत लोगों। हम हैं आपकी होस्ट इबा और आप रीड करने जा रहे हैं इंतहाई इश्क की एपिसोड 3। एपिसोड को जल्दी ना अपलोड करने के लिए माज़रत, क्योंकि मैंने आपको रीज़न दे दिया था और इसकी टाइमिंग भी मैंने शिफ्ट कर दी है, जो कि ये पहले आया करेगा और दूसरा बाद में, यार दिलबरम रात को आया करेगा। चलें जी, इसको स्टार्ट लेते हैं इसका और देखते हैं कि ये क्या क्या करता है, कहाँ पहुँचता है। चलें एपिसोड 3 नॉवल यारे सॉरी इंतहाई इश्क इस कलम अरीद शाह। इसकी आँख खुली तो इसने अपने आप को एक बिल्कुल ही अनजान जगह पर पाया। इसके कंधे की पट्टी में भी चेंज हो चुकी थी, जबकि पाँव पर भी कोई क्रीम लगी हुई थी। शायद किसी ने मरहम लगाया होगा। इसे एहसास था कि इसके पैरों में बेहद तकलीफ हो रही थी। शायद भागते इसे चोट लग गई थी, लेकिन इसने ज़्यादा महसूस ना किया। इस वक्त इस चोट से ज़्यादा ज़रूरी इसके लिए इसकी जान थी। अब जिस्म का दर्द भी कदरे कम था, लेकिन भूख तो इस वक्त भी बेहद लगी हुई थी। वो अक्सर टीवी पर गरीब बच्चों को भूखा देखकर रोने लगती थी, लेकिन एक दिन भूखा रहकर इसने इन्हीं बच्चों के दर्द को महसूस भी कर लिया था। वो आहिस्ता से बस करहा कर छोड़ कर उठी और बाहर आई। इस वक्त इसे अपनी बाजू के अलावा और कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। वो कहाँ है, वो अब भी नहीं जानती थी। कल रात इसी आदमी ने इसे बचाया था, जिसके वो पैसे देने वाली थी। वो अगले दिन इस जूतों वाली दुकान पर जब पैसे देने गई थी, जब उन्होंने भी यही कहा था कि वो जो बाहर खड़ा शख्स आपसे बातें कर रहा था वो पैसे दे गया था। मतलब कि अभी से इस शख्स के 5,000 नहीं बल्कि 13,000 रुपये देने थे, और अब तो इसने इसकी जान बचाई थी। ना जाने इन लोगों ने इसके साथ क्या किया होगा, ना जाने वो लोग कहाँ थे या घर नहीं, वो खुद कहाँ थी, या ये घर नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा महल था जिसमें वो घूमते घूमते अब थकने लगी थी। ऊपर से भूख के मारे भी इसे रोना आ रहा था। घर में ना कोई नौकर था और ना ही कोई और वजूद। मैं कहाँ गई हूँ, वो खुद से सवाल करती हुई आगे बढ़ी, लेकिन इस वक्त इसके दिल में किसी किस्म का कोई डर या खौफ ना था। इस पुरसकून जगह से ये तो महसूस हो चुका था कि वो इसे बचा लाया है, लेकिन वो खुद कहाँ है। कहीं लोगों ने इसे भी नुकसान तो नहीं पहुंचाया। वो यही सोचते हुए आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरती नीचे की तरफ आई थी। सीढ़ियाँ उतरकर जब इसे कहीं कुछ नजर ना आया तो वो वापस ऊपर की तरफ जाने लगी। जब इसे दाएं जानिब से बर्तनों की आवाज़ें आई। किचन का एड्रेस इसे मिल चुका था और किचन से आती खुशबू इसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो तेज तेज कदम उठाती किचन की तरफ आई और सामने ही एक आदमी को कुछ बनाने में मसरूफ देखा। अरे ये तो वही है। वो खुशी से फौरन किचन के अंदर आ गई थी। आप ठीक तो हैं? आपने मेरी जान बचाई। अगर आप नहीं आते तो ना जाने वो कैसे लोग मेरे साथ क्या करते। वो मुझे मेरे घर से लेकर आए हैं। पता नहीं मेरे घर वाले कैसे होंगे, इन्हें कुछ पता भी होगा या नहीं। वो तेज तेज इसके करीब घड़ी बोले जा रही थी, जबकि दाइम अपने काम में मसरूफ खाना बना रहा था। आपको पता है अगर आप नहीं आते तो वो सूरी मुझे मार डालता। इसकी तेज से चलती जुबान पर एक नाम आया जिस पर दाइम के हाथ में एक सेकंड के लिए रुक से गए थे, लेकिन इसकी बात मुकम्मल होते ही वो फिर से हाथ चलाने लगा। आप मुझे अपना फ़ोन दे, मुझे मेरे घर वालों से बात करनी है। मुझे इन लोगों को बताना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जल्द ही इन लोगों के पास आ जाऊँगी। वो पूरे यकीन से कह रही थी कि जैसे ये शख्स से बिल्कुल सही सलामत इसके घर छोड़ आएगा, लेकिन बहराम ने तो मुझसे कहा था कि जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हें यहीं पर रखूं। अगर अब मैं तुम्हें घर वापस ले गया तो हो सकता है मसाइल मज़ीद बढ़ जाएं। बड़ी मुश्किल से मैंने बहराम को ये समझाया था कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसी हालत में वो अपनी दादी और कज़िन को यहाँ से लेकर गया है। अब वो कहाँ है मैं नहीं जानता। मुझे बस इतना पता है कि तुम सबकी जान खतरे में थी और बहराम तुम सबको बचाना चाहता था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने पहला हमला तुम पर किया। बहराम का कोई दुश्मन है जो तुम सबको मारना चाहता है। दुश्मन भी बहुत दूर है ना, लग ही खड़ा। और इस वक्त तो बहराम मेरे ख्याल में अपनी कजिन और दादी को लेकर कहीं चला गया है किसी सेफ जगह पर, और जब तक तुम लोगों का मसला हल नहीं हो जाता तब तक तुम्हें यहीं पर रहोगी मेरे पास। कब से इसकी बातें सुनते हुए अचानक बोला तो हुरम के मुंह पर टेप सी लग गई। आप मेरे लाला साईं को कैसे जानते हैं? क्या उन्होंने आपको भेजा है मेरे लिए? वो कब से इसकी बातें सुन रही थी, इसको देखकर पूछने लगी, जबकि इसके मासूम चेहरे से नजर हटाना दाइम शाह सूरी को दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगा था। हाँ, तुम्हारा भाई मेरा दोस्त है और जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता तुम मेरे साथ मेरे पास इसकी अमानत हो। तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। चलो अब तुम यहाँ बाहर आकर बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में डॉक्टर आएगा
सॉरी, अभी थोड़ी देर में डॉक्टर आएगा तुम्हें चेक करने के लिए। वो बिना हिचकिचाए इसका हाथ थाम थाम चुका था। फिर बाहर ले जाने लगा। जब हुरम रुक गई, क्या हुआ, तुम यहाँ रुक क्यों गई? चलो ना बाहर। वो इसे देखते हुए बोला, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये अल्फाज कहते हुए इसकी आंखों में आंसू आ गए। दाइम का दिल चाहा कि वो इसे खींच कर अपनी बाहों में भर ले और इसे हर तरह की तकलीफ से दूर ले जाए। वो दो दिन से भूखी प्यासी बीमार हालत में न जाने किस तरह से अपनी जान बचा रही थी। अगर वो कल रात वहाँ नहीं पहुँचता तो लोग इसकी शहजादी को ख़त्म कर देते, लेकिन नहीं, वो अपनी शहजादी को कुछ नहीं होने देगा। अपनी ज़िंदगी में पहली खुशी को इस तरह से किसी को छीनने नहीं देगा। वो बहराम शाह से बदला लेगा, ज़रूर लेगा, लेकिन अपनी शहजादी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने देगा। वो इसे तड़प तड़प कर सिसक सिसक कर मरते देखेगा, लेकिन इस सब में इसकी शहजादी शामिल नहीं होगी। वो कभी हुरम को बताएगा ही नहीं कि वो वही शख्स है जिसने इसकी ज़िंदगी इस कदर मुश्किल कर दी थी। हाँ आओ ना, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाया है, वो भी अपने हाथों से। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अपना बनाया हुआ खाना सिर्फ मैं खुद खाता हूँ। लेकिन आज तुम भी खाओगी। वो इसे कुर्सी पर बैठाते हुए फ़ौरन खाना लगाने लगा। लेकिन इस वक्त खाना जैसा भी था हुरम को तो अच्छा ही लगना था, क्योंकि इस वक्त सिर्फ पेट की भूख मिटानी थी। टेस्ट क्या चीज़ है वो बिल्कुल जानती भी नहीं थी। इसके खाना लगाते ही वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। दाइम ने इस तरह से खाने पर बिल्कुल नहीं टोका था। ये अलग बात थी, इसे बेतरतीबी से सख्त नफरत थी। इसके खाना खाने के बाद दाइम ने वाश बेसिन की तरफ इशारा किया था कि वो अपने हाथ धो सके, जो काफ़ी गंदे हो चुके थे। इसने मुंह हाथ धोए और फिर इसके साथ बाहर आई। ये तुम्हारा घर है, तुम जैसे चाहो यहाँ रह सकती हो, इंशाल्लाह तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। मुर्शिद की चम्मच से हिलाते हुए बताने लगा। ऐसे ही लिखा हुआ है, मैंने वैसे ही पढ़ दिया, कॉपी पेस्ट। डॉक्टर इसे आकर चेक कर चुका था। अब इसका बुखार काफ़ी बेहतर था और चोट भी पहले से ठीक थी। दाइम को ये बात सोच सोच कर खुद पे गुस्सा आ रहा था कि इसकी तकलीफ़ की वजह वो खुद है। वो तो इसे फूलों की छड़ी से भी नहीं छूना चाहता था और यहाँ वो इसकी वजह से इतनी तकलीफ जा रही थी। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो दरवाजे पर मेरा आदमी खड़ा है, तुम इससे हर चीज़ मंगवा सकती हो जो तुम्हें चाहिए। इस घर को बिल्कुल अपना ही घर समझो। जब सारा मसला हल हो जाएगा मैं तुम्हें वापस ले जाऊँगा। थैंक यू सो मच। आप मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं। आपने मेरी जान बचाई और अब हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे हैं। मैं जब वापस घर जाऊँगी ना, तब आपके 13,000 रुपये भी लौटा दूँगी। वो जो इसकी बातें सुनते हुए इसके चेहरे का तवाफ़ कर रहा था, इसकी आखिरी बात पर ठिठका। इस दिन आपने मुझे 5,000 रुपये स्टेडियम में दिए थे और इसके बाद आपने मेरे जूतों के पैसे भी दिए थे, जो मैं दुकानदार अंकल को देना भूल गई थी। जब मैं घर जाऊँगी ना, तब आपके पैसे सबसे पहले वापस करूँगी। वो इसे देखते हुए कहते सोफे पर बैठ चुकी थी और वो शहजादा जो अपने दिल की सल्तनत इसके नाम किए बैठा था, इसके 13,000 का कर्ज लौटाने की बात पर मुस्कुराए बिना न रह सका। तुम्हारे कपड़े और सारा ज़रूरी सामान इसी कमरे में है जहाँ से तुम निकल कर यहाँ आई हो। जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ और इंजॉय करो। अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी लौटाने की कोशिश करूँगा और यहाँ से बाहर मत निकलना, यहाँ पर बहुत खतरा है। वो इसे समझाते हुए बाहर की तरफ जाने लगा। क्या मैं अपने लाला से इससे बात कर सकती हूँ? फ़ोन पर वो इससे पीछे से पुकारती हुई बोली, क्या आप मुझे अपना फ़ोन देंगे? मुझे बहराम लाला से बात करनी है। मुझे जानना है वो सब लोग ठीक तो हैं। वो मासूमियत से कहती अपने आप को आंसू बहाने से रोक गई थी और इसकी लड़ती पलकों ने दाइम को खामोशी से अपना फ़ोन निकालने पर मजबूर किया था, जिसने निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाया था। इसे थाम कर फ़ोन चेक करने लगी। इसमें तो लाला से का नंबर ही नहीं है। मोबाइल चेक करती मायूसी से देख कर बोली थी, हाँ तो तुम डायल कर लो। वो जैसे इसका जहन पढ़कर बोला था, मुझे तो लाला का नंबर ज़ुबानी नहीं आता। इनका नंबर तो मेरे मोबाइल में सेव है। मैं जहाँ भी जाती हूँ अपना मोबाइल फ़ोन लेकर जाती हूँ, लेकिन अब तो मेरा फ़ोन भी घर पर है। मैं कैसे लाला से बात करूँ? भरी हुई आवाज़ में इसे देखते हुए बोले। आंसू बस बहने ही वाले थे, जिसे आंखों की पनाहों से निकलने से पहले ही वो बेदर्दी से रगड़ कर साफ कर चुकी थी। इसके नाजुक काल पर ये बेदर्दी दाइम को सख्त नागवार गुजरी थी। ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे तो तुम्हारे भाई का नंबर नहीं पता। अब हम क्या करेंगे? वो इसका चेहरा देखते हुए अनजान बना बोला। तो फिर उन्होंने आपसे राब्ता कैसे किया और आपको यहाँ पर कैसे भेजा मुझे बचाने के लिए? वो इसे देखते हुए फिर से पूछने लगी। पहले था इसका नंबर मेरे पास, लेकिन कल रात इन गुंडों से तुम्हें बचाते हुए मेरा फ़ोन ज़ाया हो गया और बहुत सारे कॉन्टैक्ट भी। अब तो मेरे पास तुम्हारे भाई का नंबर नहीं है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई हल निकालूंगा, मैं ढूंढ लूँगा तुम्हारे भाई को, वरना इनकी खैर खैरियत मालूम करता रहूँगा और जैसे ही मुझे इसका नंबर दोबारा मिलेगा तुम इससे रब्ता कर लेना। वो अपनी मोहब्बत की बुनियाद ही झूठ पर कायम करा था, लेकिन वो मजबूर था। वो इस तरह से अपनी शहजादी को खुद से दूर नहीं कर सकता था। वो कहते हैं ना, इश्क और जंग में सब जायज़ है, तो वो कैसे पीछे हटता? इसने फैसला कर लिया था कि अब वो अपनी शहजादी को खुद से दूर नहीं जाने देगा, चाहे बहराम शाह को किसी झूठ के सहारे ही क्यों ना इस्तेमाल करता
रहे, लेकिन इसकी शहज़ादी से कभी दूर नहीं जानी चाहिए। और बहराम शाह इससे दूर रहकर अपनी बहन के लिए तड़पेगा और यहाँ वो अपनी शहज़ादी के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा और बहुत जल्द हुरम सबको भुलाकर सिर्फ और सिर्फ इसके इश्क में जीने लगेगी। बहराम ने कोई जगह नहीं छोड़ी थी, हर जगह वो अपनी बहन को तलाश कर चुका था। दाहिम शाह सूरी का वो नंबर जिस पर इसने इसे कॉल की थी अब बंद हो चुका था और यह नंबर किसके नाम था बहुत कोशिश के बावजूद भी इसे पता न चल सका। अगर वो दाहिम शाह सूरी को ढूंढने की कोशिश भी करता तो कैसे करता, वो तो दाहिम की शक्ल से भी नावाकिफ था। वो तुम न्यूज़ नहीं पढ़ते देखते? दादू साईं का बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। वो इन्हें लेकर अस्पताल आया तो दिल की हालत देखकर तड़प उठा, जो एक कोने में बैठी बुरी तरह से रो रही थी। इससे दिल की हालत देखनी नहीं चाह रही थी। एक तरफ दादू साईं को डॉक्टर के अंदर लेकर जा चुके थे। डॉक्टर का कहना था कि इनका बीपी खतरनाक हद तक बढ़ चुका है, हर तरह की टेंशन से दूर रखा जाए। और दूसरी तरफ दिल थी जो रोए जा रही थी। वो खामोशी से आकर इसके करीब बैठ गया। दिल, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम मत रो, लेकिन इतना कहूँगा कि हुरम को कुछ नहीं होगा, मैं अपनी गुड़िया को कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मुझ पर इतना भरोसा कर सकती हो। वो इसका हाथ थामे हुए बोला, जब दिल रोते हुए इसके सीने से अड़ के। बहराम ने इसे चुप कराने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि इसे यकीन था कि अगर वो इसी तरह से खामोश रही तो दिल में गुबार रखकर वो भी बीमार पड़ जाएगी और अब इसमें मजीद किसी किस्म का कोई नुकसान बर्दाश्त करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। इसके हुक्म के मुताबिक वो चाय बनाकर लाई थी और वो चाय बनाकर क्यों लाई थी वो खुद भी नहीं जानती थी। वो शख्स की कोई बात नहीं मानना चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी। वो नहीं चाहती थी इसके माँ बाप को पता चले कि वो जाजिम से किस अंदाज में बात करती है। इसे तो यही लगता था कि जब वो इसके साथ बदतमीज़ी करेगी तो जाजिम खुद ही इस रिश्ते के लिए इनकार कर देगा। लेकिन अब इसके साथ बदतमीज़ी करने पर वो तो हद से ज़्यादा बदतमीज़ हो गया था, बल्कि बदतमीज़ भी छोटा लफ्ज़ लगता था इसकी बेहूदगी के सामने। वो कमरे में आई तो शायद वो वाशरूम में नहा रहा था। वो चाय का कप वही टेबल पर रखकर पलट कर जाने लगी। जब इसकी नज़र इसके मोबाइल पर पड़ी, न जाने इसके दिमाग में क्या आई कि वो इसका मोबाइल चेक करने लगी। अभी कॉन्टैक्ट्स में वो रेशम नामी नाम के पास पहुंची थी कि किसी ने इसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। ये क्या कर रही हो तुम लड़की? अभी बीवी बनी नहीं और जासूसियां पहले स्टार्ट कर दी तुमने। तुमने मेरी मोबाइल बंद करता। वो वापस बेड पर फेंकता हुआ बोला, जबकि इसे बिना शर्ट के अपने इतने करीब खड़ा देकर जीला फौरन चेहरा फेर गई थी। इंतहा के बेशर्म इंसान हो तुम शाज़म। चाह कर पहले शर्ट पहनो। और मुझे तुम्हारी जासूसी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा फ़ोन बजा था, शायद कोई मैसेज आया तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ज़रूरी हो। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम तो मेरे ज़रूरी मैसेज, ज़रूरी कॉल रिसीव करने का हक़ रखती हो, इसलिए तुमने सोचा कि क्यों ना मैं चेक कर लूँ, है ना? इसका अंदाज़ साफ मजाक उड़ाता हुआ था। वो शर्ट पहनता हुआ इसका चेहरा देख रहा था, जो यकीनन कोई ना कोई बहाना सोच रही थी। बस ज़्यादा बहाना सोचने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ, माफ़ किया और आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना, वो एहसान जताते हुए बोला था, जबकि सीला इसे देखते हुए गुस्से से पाँव पटकती बाहर जाने लगी थी। 5 मिनट बाद आकर कपड़े जाना, पीछे से इसकी आवाज़ सुनते वहाँ से पलटी थी। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, समझे तुम? और ख़बरदार जो आज के बाद तुमने मुझ पर इस तरह से हुक्म चलाने की कोशिश की, वरना। और ख़बरदार जो तुमने मुझे तुम कहकर पुकारा, बड़ा हूँ मैं तुमसे। बहुत जल्द तुम मेरी बीवी बनने वाली हो और हमारे यहाँ बीवी अपने शोहर को तुम नहीं बल्कि आप या फिर साईं कहकर पुकारती है, और तुम मुझे अपने सर का साईं बनाने के लिए तैयार हो जाओ। और आइंदा मुझे तुम कहने से थोड़ी नहीं, बहुत सारी एहतियात करना, वरना तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। वो इसे धमकी देते हुए बाहर का रास्ता दिखा रहा था, जबकि ज़ीला इसे गुस्से से घूरते एक बार फिर से बाहर निकल गई, लेकिन दरवाजे पर पलटी। जाज़म अंदाज में इंतहा की नरमी थी। वो ज़रा सा मुस्कुराई, न जाने आज इसे क्या हुआ था कि वो इसे देखकर मुस्कुराई थी। जाज़म की तो जैसे ईदी हो गई थी। तुम हमेशा तुम ही रहोगे, तुम आप बनने के लायक ही नहीं हो। वैसे जुबान चढ़ाती बाहर की तरफ भाग गई थी, जबकि जाज़म इसके बाहर जाते ही खुलकर मुस्कुरा दिया। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती, लेकिन इसकी यही शरारत थी तो जाज़म का दिल धड़काती थी। अब ऐसे ही तो नहीं, वैसे अपने दिल का तहलका कहता था। न जाने कब से दरवाज़ा बज रहा था। निशाल नमाज पढ़ी थी और वानी निशाल की बेटी गहरी नींद में सो चुकी थी। रात के वक्त इसके घर कौन आ सकता था? वो परेशानी से दरवाजे की तरफ आई थी। दरवाज़ा खुला तो सामने यासम बैग्स के साथ खड़ा था। इसे देखकर पहले तो हैरान हुई, कल सुबह वो बिना इसे कुछ बताए चला गया था और अब सामान लेकर आ गया। दरवाजे पे पहले पूछते हैं कौन है। आपने कल कहा था ना कि मैं जब चाहे यहाँ आ सकता हूँ, तो लीजिए मैं आ गया। वैसे ऊपर की तरफ मेरे कमरे में मेरा कमरा है, चले कोई बात नहीं, वो सब कुछ मैं देख लूँगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे रहने के लिए जगह दे दी, वरना मैं तो बहुत परेशान था कि मैं क्या करूँगा। वो दोस्ताना लहजे में कहता अपना सामान अंदर ला रहा था। इन सीढ़ियों से ऊपर जाऊँगा। वो जो बिना कुछ बोले इसे देख रही थी, इसके कहने पर फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। मुझे पता नहीं था आप आने वाले हैं, इसीलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं यहीं रहती हूँ, आप मुझे बता सकते हैं, मैं चाबी लेकर आती हूँ। इसे कहते हुए अंदर की तरफ गई थी। इनके अंदर
भी जाली का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था, शायद ऊपर की मंजिल और नीचे की मंजिल को अलग-अलग किया गया था, लेकिन अंदर देखना मुश्किल ना था। वो इसके सामने ही दराज से चाबी निकाल कर लाई थी। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हिचकने की ज़रूरत नहीं, हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं। बाकी सफाई वगैरह के लिए सुबह एक आंटी आती है, वो कर देगी, और खाने-पीने का इंतज़ाम आपको अपना ही करना पड़ेगा, इसकी मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर आपने इस वक़्त कुछ नहीं खाया तो मैं आपके लिए खाने का इंतज़ाम कर सकती हूँ। इसे इस तरह से कहते हुए कुछ अजीब लग रहा था। वो सोच रही थी कि अगर ये आया भी तो अपनी बीवी बच्चों के साथ आएगा, लेकिन ये तो तनहा ही यहाँ आकर खड़ा हो गया था। आप अभी यकीनन इसमें कुछ भी नहीं खाया होगा। ये निशाल को इस पर तरस आ गया। इधर ये शाल लिखा है, कभी निशाल कभी ये शाल, देखते क्या होता है। तो मरवतन पूछने लगी, यकीनन इसने इनकार ही कर देना था। ऐसा ये शाल का सोचना था जो गलत साबित हुआ। थैंक यू सो मच, प्लीज़ कुछ खाने को ला दें, मुझे बहुत भूख लगी है। कल से मैं अपना इंतज़ाम कर लूँगा। खाने के बाद मैं चाय पीता हूँ, अगर मुमकिन हो तो इसका ऑर्डर देने का अंदाज़ ऐसा था जैसे 5 स्टार होटल में बैठा हो। निशाल सर हिलाती हुई किचन की तरफ चली गई। वैसे मेरी प्यारी सी दोस्त कहाँ है? इसे इस तरह से जाते देखकर वो फ़ौरन ही पूछने लगा। जी वो इस वक्त सो जाती है, सुबह स्कूल जाना होता है, मैं खाना लाती हूँ। वो इसको जवाब देते हुए वापस पलट गई। कल सुबह इसकी बेटी ने नाच नाच कर क्या हाल करना था घर का, सिर्फ वही जानती थी। कल से इसके जाने की वजह से वो काफ़ी उदास हो गई थी। वो तो बहुत खुश थी कि इसका दोस्त है, इसके साथ रहेगा, क्योंकि निशाल इसे किसी के साथ भी ज़्यादा फ्रैंक नहीं होने देती थी। वो नहीं चाहती थी कि इसकी बेटी ज़्यादा किसी के साथ भी अटैच हो, उसे खुद तनहा रहने की आदत थी, इसलिए चाहती थी कि इसकी बेटी सिर्फ इसके साथ ही रहे, क्योंकि इसे लगता था कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता, और वो नहीं चाहती थी कि इसकी बेटी किसी के हाथों फ़रेब का शिकार हो, इसलिए वो अभी से ही अपनी बेटी को सिर्फ अपने पास रखती थी। ना वो इसे बाहर के लोगों से मिलने देती और ना ही बाहर जाने देती। वो आज यहाँ आई थी इसके पास, सिर्फ 2 माह की वानिया थी। फिर इसके घर की असल मालिक ने इसे अपनी बेटी बना लिया। वो 5 साल हर मुमकिन तरीके से इनका ख्याल रखती रही, लेकिन 3 महीने पहले इनका इंतकाल हो गया, और इंतकाल से पहले वो अपनी सारी जायदाद निशाल के नाम कर चुकी थी, जिसमें ये मकान भी शामिल था। कभी कभी सोचती थी इसके अपने वालिदैन ने इसके साथ क्या किया, और वो औरत जो इसे ठीक से जानती भी नहीं थी, मरने से पहले इसकी ज़िंदगी आसान करती। इसे किसी नौकरी करने की कोई ख़ास ज़रूरत ना थी, इससे इस मकान का किराया आ जाता था, लेकिन इसके पिछले किराएदार ने मकान छोड़कर अपना मकान बना चुके थे। किराया ना होने की वजह से इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इसकी वजह से नौकरी की तलाश में घर से निकली थी, और इसे बहुत अच्छी नौकरी भी मिल चुकी थी। वो खाना लेकर आई, तब तक वो भी मुँह हाथ धो आया था। शायद वो यहाँ दोबारा कभी ना आता, लेकिन शारिक ने कहा था कि यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज सुबह वो अरहम के ऑफिस में गया था, जो इसे बाहर ही मिल गया, इसलिए वो निशाल को नहीं देख पाया था। अरहम निशाल में इसकी दिलचस्पी बहुत नोट कर रहा था। यही वजह थी कि आज सुबह जब इसे निशाल के बारे में पता चला तो अरहम ने इसे मिलने के लिए बुलाया। अरहम ने इसे बताया कि इसके वालिदैन ने ज़बरदस्ती इसकी शादी किसी जुहारी से करवा दी थी, जो नशे की हालत में शादी के 1 हफ्ते बाद ही मर गया। कैसा मरा ये वो अरहम भी नहीं जानता था, कैसे मरा सॉरी। इसके निशाल की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी। इसके बाद इसके माँ बाप इसकी फिर शादी करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ 17 साल की उम्र में बेवकी की चादर ओढ़े अपनी 2 माह की बच्ची के साथ शहर आ गई। यहाँ एक बेसहारा औरत ने इसका साथ दिया। इसका भी इस दुनिया में कोई ना था, लेकिन निशाल को अपनी बेटी मानती थी। निशाल यासम की ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की थी जिसे वो चाहने लगा था। अगर वो बेवा थी तो वो कौन सा दूध से धुला था। इसने सोच लिया था कि वो इस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा और इस प्यारी सी बच्ची को अपना नाम देगा। वो इसे एक आसान और मुकम्मल ज़िंदगी देगा और ख़ुद भी इसके साथ एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारेगा, जिसमें निशाल, वानी और वो होंगे। इसे पता था इतनी जल्दी ये सब कुछ मुमकिन नहीं है, लेकिन वो जल्दी इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था। मतलब सर, आप जानते हुए भी कि वो लड़की बहराम शाह की बहन है, आप उसे अपने साथ रख रहे हैं? क्या आप इससे शादी करने वाले हैं? सर, क्या आप इसके ज़रिए बहराम शाह से बदला लेंगे? वाजिद इसके करीब बैठा इसके बारे में पूछ रहा था। वो नहीं जानना चाहता था कि इसके बदले का शिकार वो मासूम सी लड़की हो, जो अनजाने में इस शख्स का जुनून बन चुकी है। कल जब इस लड़की को उठाकर घर लाया था, इसे यही लगा था कि शायद इस लड़की का कोई एक्सीडेंट हुआ है या वो इस हालत में से मिली है। इसके ज़हन दिमाग में भी ये बात ना हुई कि वो बहराम शाह की बहन हो सकती है। हाँ वाजिद, लड़की से शादी करने वाला हूँ, लेकिन किसी बदले के लिए नहीं। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम जानते हो ना मेरी जज्बात। इसके लिए मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी ही मोहब्बत को बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं हूरम से शादी करना चाहता हूँ, वो तो मेरी शहज़ादी है। मैं इसे शहज़ादियों की तरह रखूँगा। मैं इसे दुनिया की हर खुशी दूँगा, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। बस एक ख्वाहिश के सवाए वो कभी भी अपने घर वालों से दोबारा नहीं मिल पाएगी। अब इसे मेरे साथ रहना होगा, मेरे साथ जीना होगा। इसके कदमों में पूरी दुनिया ला कर रख दूँगा, लेकिन वो बहराम शाह के पास कभी वापस नहीं जाएगी। वो फैसला करते हुए उठकर घर की तरफ जाने लगा। वो मुल्तान किसी सोशल काम के लिए आया था। इसका इरादा 1 हफ्ता और यहाँ रुकने का था। इसके बाद वो आगे इस्लामाबाद के लिए रवाना होने वाला था, और वो इस्लामाबाद अपनी शहज़ादी को साथ लेकर जाना चाहता था। ये 2 महीने इसके तकरीबन पूरे सफ़र में गुजर रहे थे।
और वो इन 2 महीनों में हुरम को अपने साथ चाहता था। दूसरी तरफ बहराम की बेचैनी भी इससे छुपी हुई नहीं थी। इसकी ये हालत वो बहुत ही एंजॉय कर रहा था। अपनों से दूर जाना और इसके बगैर रहना कैसा होता है, इस बात का एहसास बहराम को दिलाना चाहता था। ये जाने बगैर कि जितना दर्द वो सह रहा है इतनी तकलीफ बहराम में भी सही है। बहराम के इधर से उधर भागते हुए इस नंबर को ट्राइज करने की कोशिश करना, कभी एक जगह दाइम को पता करना, कभी दूसरी जगह। वो बस 2 दिन से इसके तमाशे देखे जा रहा था। इसे देखते हुए इसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इसकी तकलीफ इसे सुकून दे रही थी। एक तरफ दादो साईं अस्पताल में, दूसरी तरफ दिल ने रो रो के अपना क्या हाल रखा था। वो ऐसे ही मैं किसी को बता भी नहीं सकता था कि इसकी बहन गायब है। क्या हो गया है आपको दादो साईं? आप जानती हैं ये मुमकिन नहीं है। मैं अपनी बहन को इस तरह से इस शख्स के हवाले नहीं कर सकता। वो पागल आदमी न जाने मेरी बहन के साथ क्या किया होगा। बहराम, बुरा मत सोचो दाइम। शाह सूरी इसरार, शाह सूरी का बेटा, वो कभी इतना नहीं कर सकता। मुझे यकीन है कि हुरम बिल्कुल महफूज होगी। तुम फिलहाल वो करो जो मैं कहता हूँ, बाकी मैं खुद दाइम से बात करूँगा, इसे समझाऊंगा कि कुछ भी हो इसमें हुरम या तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो इसे सजा ना दे। तो आप क्या चाहती हैं कि दादा सही मैं अपनी बहन को बिल्कुल भुला दूं और हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं? इनकी बातें बहराम को मजीद गुस्सा दिला रही थी। और ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? नहीं बहराम, मैं ये नहीं कह रहा कि बस मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो तुमसे नफरत करता है, वो कभी तुम्हारी बात को नहीं समझेगा। तुम बस मुझे इसका पता लगा कर दो और इसका नंबर मुझ तक पहुंचाने की कोशिश करो। मैं खुद इससे बात करूंगा। और फिलहाल सबके सामने यही कह दो कि हुरम यहाँ लंदन में मेरे पास आ चुकी है पढ़ाई के सिलसिले में। किसी को भी मत बताना कि हुरम घर से गायब हो चुकी है। इससे इसकी ज़ात सवालिया निशान बन जाएगी। इससे तुम्हारी बहन की ज़िंदगी अज़ाब हो सकती है। बहराम, मेरी बात का मतलब समझ रहे हो ना? अहमद शाह इसे समझाते हुए बोले, जी दादा साईं, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मैं इस पागल आदमी का नंबर कहीं से भी निकालता हूँ। शायद गुम हो गया ये। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। वो मुझसे नफरत करता है, आप लोगों से नहीं। यकीनन आपकी बात को समझेगा। इसने फ़ोन बंद करते ही फिर से अपने सेक्रेटरी को फ़ोन किया, जो दिन रात इस नंबर पर फ़ोन करके इसके ऑन होने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि बिना नंबर ऑन किए इसे ट्रेस करने में कामयाब नहीं हो सकते थे। क्या मतलब इस तरह से अचानक कैसे भेज दिया? अरे एक बार हमसे मिलने तो देते, इसे हमें बता तो देते कि वो ठीक है। ऐसे कुछ वो हमारी भी कुछ लगती है। मामी साईं तायशा बहुत गुस्से में थी जब से इसे पता चला था कि हुरम अहमद मामू साईं के पास लंदन चली गई है पढ़ाई के सिलसिले में। तो इसे बहुत अफसोस हुआ। एक बार भी इसे मिलने नहीं दिया। इसे अचानक फैसला हुआ। मैं तो खुद से खुद नहीं दूर नहीं करना चाहती थी। अहमद ने अचानक कहा कि वो अकेले हैं, बहराम भी अब यहाँ आ गया है और इनकी तबीयत भी वहाँ ठीक नहीं रहती है। बस यही सोचते हुए मैंने हुरम को जाने दिया। नाजिया शर्मिंदा से होकर बता रही थी, आज ही तायशा अस्पताल में से मैं इनसे मिलने के लिए आई थी कि इसे पता चला कि हुरम के लंदन जा चुकी है। इसे यकीन नहीं आ रहा था यूँ अचानक हुरम को लंदन भेजने की क्या तुक बनती है। अभी तो इसके पेपर भी नहीं हुए थे, लेकिन ये बात भी थी बहराम के यहाँ जाने की वजह से वहाँ अहमद शाह अकेले हो चुके थे। अब इनके पास और कोई ही नहीं था और इतना ज़्यादा बिजनेस छोड़कर वो यहाँ नहीं आ सकते थे। मुझे नंबर दो इसका, मैं बात करूंगी। इसने दिल की तरफ देखते हुए कहा, जबकि वो कंफ्यूज थी। कभी बहराम तो भी दादू साईं को देखने लगी। फूफो साईं, फिलहाल इसके पास अपना नंबर नहीं है। जैसे वो मोबाइल लेगी मैं आपको इसका नंबर सेंड कर दूंगा। दादा साईं तो ऑफिस में होते हैं और हुरम तो घर पर होगी। बहराम ने टूटा फूटा बहाना बनाया, जबकि ये फैसला किसी को भी पसंद नहीं आया था। बहराम ने याज़म और शाज़म को ये बताया कि हुरम की जान को वो यहाँ खतरा था। इस पर दोबारा हमला हुआ था, जिस पर इसने मजबूरी में हुरम को लंदन भेज दिया था। एक तो नाम इशारे इतने मिलते जुलते, सारे ही नाम के एंड पे मीम आ रहा है। नोट किया आपने? लड़कों के एंड में मतलब मीम आ रहा है। यासम, शाज़म, जाज़म, बहराम और दाइम। मीम मीम मीम। नाजिया बहुत दिल चाहा कि तायशा को सब सच बता दे, लेकिन बहराम ने मना किया था। अहमद दादा सही ने कहा था कि ये बात फ़िलहाल किसी को भी नहीं बतानी, ना ही फैमिली में किसी को और ना ही बाहर। लड़के तो सारे ही बहराम के बात से इत्तेफाक कर रहे थे कि हुरम की जान खतरे में थी, इसलिए इसको यहाँ से भेज दिया। लेकिन तायशा भी थोड़ी बहुत नाराज़गी का इजहार किया था। क्या बात कर रहे हो यार, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन तुम्हें यकीन है ना ये वही लड़की है जो तुम्हारी मनकुआ है? कहीं ये ना हो कि तुम इसे अपनी मनकुआ समझते रहो, फिल्म के एंड पर कोई और निकले। ज़ीला इसे चाय का कप पकड़ाते हुए इसकी करीब ही बैठकर बोली, मैं इस लड़की को करोड़ों में पहचान सकता हूँ ज़ीला। 100% वो मेरी मनकुआ प्लस हमारी भाभी है। शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं निकलती। अम्मा साईं ने खुद इसे मेरे ऑफिस में काम दिलवाया है, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ा है कि कोई काम भी ढंग से नहीं कर पाती। वो बेचारी, मुझे लगता है यहाँ आकर ना तो थोड़ी नर्वस हो गई है। मुझे ना इसे फ्रीडम देनी चाहिए ताकि इसे पता चल सके कि इससे काम हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये सारा काम इसका थोड़ी है, इसने तो मुझे संभालना है और फिर मैं अपनी बीवी से ये नौकरी थोड़ी ना करवाऊँगा। इसीलिए मैंने सोचा था इस पर काम का बहुत ज़्यादा
बहुत ज़ोर नहीं डालता, सुकून से जितना काम कर सकती है करे। क्या कहती हो तुम इस बारे में? शाज़म खुश होते हुए इससे बोल रहा था, देखो शाज़ी, मेरे ख्याल में वो खुद भी नहीं चाहती कि तुम इसकी शौहर हो। जानती सुनी, अगर तुम इससे कम काम दोगे या फिर बाकियों की बनिस्बत इससे ज़्यादा काम नहीं लोगे तो वो ये भी तो सोच सकती है कि तुम इस पर लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो। मैं नहीं चाहती कि शादी से पहले वो तुम्हें कोई फ्लर्ट टाइप इंसान समझे और इसके दिल में अपने शोहर के लिए इज्जत होनी चाहिए। इसलिए एक बात याद रखना, थोड़ी सख्ती से पेश आना पड़ेगा। छी ज़ीला, कैसी दोस्त हो तुम? अभी से मुझे अपनी बीवी पर गुस्सा करने की तरीका बता रही हो यार। अभी वो तुम्हारी देवरानी नहीं है तो तुम अभी से हम दोनों में आग लगा रही हो। वो इसे मसनूई अंदाज में घूरते हुए बोला, जबकि इसे अब इसकी देवरानी और इसे जाजिम की बीवी बनाने पर ज़ीला का दिल चाहा कि इसका सर फाड़ के रख दे। वो जानता था कि ज़ीला इस तरह की बातों से चिढ़ती है, इसलिए तो वो इसे और चढ़ाता था। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है ना शाज़म जुनैद खान, और फ्यूचर में तुम इस लड़की को अपनी मनखुआ से बीवी बनाना चाहते हो तो अपना मुंह बंद कर लो। बड़े आए मुझे चिट्ठानी बनाने वाले, तुम्हारे भाई से मैं मरकर भी शादी ना करूं। वो इसे घूरते हुए बावर करवाने लगी, जबकि इसके गुस्से पर शाज़म खिलकर हंस दिया। एक बात कान खोलकर सुन लो ज़ीला, हैदर शाह मेरा भाई तुम्हें दुनिया के आखिरी कोने से निकाल कर भी तुमसे ही शादी करेगा। मोहब्बत बड़ी मुश्किल चीज़ है जो तुमसे कर बैठा है। शाज़म तुम मुझे मजीद गुस्सा दिला रहे हो, इसकी बात काटते हुए गुस्से से बोली थी, जबकि शाज़म इसका गुस्सा देखकर मुस्कुरा रहा था। इसकी सारी जिंदगी इसका गुस्सा, जाज़म के साथ इसका झगड़ा सब बेकार था। सच तो ये था कि ज़ीला भी कहीं ना कहीं जाज़म को चाहती थी और मेंटली तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार भी कि जाज़म ही इसका फ्यूचर हस्बैंड है। ज़ीला खुद भी जानती थी कि जाज़म इसी से शादी करेगा, चाहे हालात जो भी हो। वो ज़ीला को खुद से कभी दूर नहीं जाने देगा। बाकी कुछ तो मुझे पता नहीं, मेरी बीवी थोड़ी गुंडी टाइप है, ऑफिस में काफ़ी सारे लोगों को अपने मुक्के का मज़ा चखा चुकी है, इसलिए तुम अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेस्ट फ्रेंड अपनी देवरानी से हार जाए, मतलब फ्यूचर में तुम दोनों के बीच में लड़ाई। शाज़म जुनैद खान, अब बच कर दिखाओ मेरे हाथों। शाज़म आधी बात बोलते ही बाहर की तरफ दौड़ लगा चुका था, जबकि ज़ीला गुस्से से चढ़ी पड़ी इसके पीछे दौड़ रही थी। वो अपना सारा काम निपटा कर जल्दी जल्दी घर वापस आया था। न जाने इसकी शहजादी क्या कर रही होगी, न जाने इसने दिन में कुछ खाया भी था या नहीं, न जाने इसका सारा दिन कैसे गुजरा होगा। कहीं बेचारी सारा दिन बोर तो नहीं होती रही, कहीं वो सारा दिन रोती तो नहीं रही होगी। जलसे के दौरान भी इसका ध्यान भटक भटक कर अपनी शहजादी की तरफ जा रहा था और जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। और अब घर पहुंचा, इसकी शहजादी बाहर सहन में बिल्कुल तनहा बैठी हुई थी। करीब जाने पर पता चला कि इसका अंदाज बिल्कुल ठीक था। वो वहीं बैठे रोई जा रही थी। इसके इस तरह से रोने पर दाइम फौरन इसके पास इसके करीब आकर बैठा। न जाने वो कब से ही बैठी रो रही थी। हुरम, तुम रो क्यों रही हो? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? तुम इतना रो क्यों रही हो? वो फिक्रमंदी से कहता इसके करीब आया और उसका माथा चेक करने लगा, जबकि इसके पास आने पर हुरम अपने आंसू साफ करते हुए अपना दुपट्टा सर पर ले चुकी थी। रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, तुम्हें दर्द हो रहा होगा। वो अपनी जेब से मोबाइल निकालते हुए इस तरह शो कर रहा था जैसे इसका दुपट्टा इसने नोट ही ना किया हो। नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ, वो इसे यकीन दिलाते हुए बोली, जबकि रोने की वजह से आंखें सुरख हो चुकी थी और फूले गाल और छोटी सी सुरख नाक तो अलग ही नज़ारा पेश करी थी। जबकि हुरम ये सोच रही थी कि इस शख्स के लिए कितना कुछ कर रहा था और इसके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहती थी। वो जल्द से जल्द अपने घर वापस जाना चाहती थी, लेकिन जो नक्शा दाइम ने इसके सामने खींचा था, इसके बाद ये मज़ीद मुश्किल हो गया था। लेकिन मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो, मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ, तुम आओ, चलो मेरे साथ। ज़बरदस्ती इसका बाजू पकड़े अंदर की तरफ ले जाने लगा, जबकि इसे अपनी फिक्र में इस तरह से हलकान होते देखकर हुरम भी फ़ौरन इसके साथ उठकर अंदर चली आ चुकी थी। ना कोई इसका अपना था, ना वो इसके नखरे दिखाती। वो तो सिर्फ इसका मददगार था कि इसके मुश्किल वक्त में मदद कर रहा था। इसकी बात माना हुरम पे जैसे फ़र्ज था, क्योंकि वो अपनी जान की परवाह के बगैर इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। हुरम के मासूम जहन में बस यही बात आ रही थी कि ये शख्स इसका मसीहा है, इसका मददगार है। इसकी छोटी छोटी तकलीफ पर वो किस तरह परेशान हो जाता था। यकीनन अपने दोस्त के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। हुरम ने अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाया था। इसके अंदर आने पर थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ चुकी थी। यही डॉक्टर सुबह भी आई थी और सुबह की तरह इस बार भी इसकी पट्टी चेंज करने लगी। पट्टी चेंज करते हुए हुरम को तकलीफ हुई थी, लेकिन वो अपने लब भींच गई। वो अपनी वजह से इस शख्स को मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर के जाने के बाद इसके करीब आ बैठा, लेकिन इसके करीब बैठने पर हुरम दूर खिसक कर बैठी थी। इसे अपने से दूर बैठता देखकर फ़ौरन इसके करीब से उठ खड़ा हुआ और अपना फ़ोन कान से लगाया इससे ज़रा फासले पर जाकर बैठ गया। इसकी कोशिश थी कि हुरम इस चीज़ को नोट ना करे, लेकिन फिर भी हुरम इसकी हरकत पर मुस्कुरा आ चुकी थी। ये सोच कर कि इसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रहा है। इसके मुस्कुराने पर दाइम के डिम्पल्स भी ज़रा से नजर आए थे। इसकी शख्सियत ज़ाहिर कर रही थी कि वो बहुत कम मुस्कुराता है, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बहुत खूबसूरत लगता है, बिल्कुल इसके भाई के जैसा। बहराम से दूर रहते हुए से
बहराम की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। वह बाजार मोबाइल पर कुछ देख रहा कर रहा था, लेकिन जा बजा नजर इसके चेहरे पर भटक रही थी। हुरम के कहने पर वो पूरी तरह इसकी तरफ मतवजा हुआ। मेरा नाम दाइम है, तुम मुझे दाइम कह सकती हो, वो नर्म लहजे में बोला था। अपने लहजे की ये नरमी इसने खुद भी हुरम के आने पर महसूस की थी, लेकिन इस वह हुरम इसके चेहरे पर वो डिम्पल तलाश करने की कोशिश कर रही थी, मगर कोशिश के बावजूद भी कामयाब नहीं हुई। वो डॉक्टर आपको शाह साहब क्यों कह रहे थे? इससे डॉक्टर का इसे मुखातिब करना याद आया, क्योंकि यहाँ पर सब लोग मुझे शाह कहकर पुकारते हैं। मैं इसकी कंफ्यूजन दूर करते हुए बोला, मैं भी शाह कह सकती हूँ। मेरे पर दादा साईं को भी सब शाह साईं कहकर पुकारते थे। वो गांव के सरपंच थे, बहुत बड़े आदमी थे। वैसे इन्फॉर्मेशन देते हुए बोली, हाँ ज़रूर कहो, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे ये नहीं कह सकता था कि इसके मुंह से निकला हाँ लफ्ज़ इससे अच्छा लगता है। चलो आओ खाना बनाए, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो तुम्हें भी लगी होगी यकीनन। दिन में कुछ खाया था तुमने? वो खड़ा होते हुए बोला, जी खाया था, फिर भी भूख लगी है, लेकिन खाना आप बनाएंगे? इसे देखते हुए फिर से पूछने लगी, अगर तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है तो मैं बाहर से मंगवा लूँगा, लेकिन मुझे अपने हाथ से खाना बनाकर खाने की आदत है, लेकिन फ्यूचर में ये आदत बदल लूँगा। इसकी नज़रें जा बजा इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। इसके बाद का मतलब शायद ही उरम समझ पाई थी, लेकिन इसकी अगली बात पर दाइम चेहरे पर बेख्तियार तबस्सुम खिला था। वैसे मुझे खाना बनाना नहीं आता, पता नहीं है सब लोग कैसे बना लेते हैं, ये कहते हुए इसके पीछे पीछे आ रही थी, जबकि अपनी बात की गहराई का मतलब समझते हुए इसके जवाब को सुनकर अपनी मुस्कुराहट छुपा नहीं पाया था। इसकी आंख अपने चेहरे पर किसी के नन्हे नन्हे हाथों के रिमे से खुली थी। कोई इसे कब से नींद से बेदार करने की कोशिश में था। दोस्त उठ जाए ना, नाश्ता ठंडा हो रहा है। एक बार फिर चेहरे पर हाथों की लिम्स के साथ इसे एक आवाज़ सुनाई थी। इसने फौरन अपनी आंखें खोली। ओफो, मैं कब से आपको झुका रही हूँ। नन्ही मुन्नी सी बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में 2 छुट्टियाँ बनाई, इतनी क्यूट लग रही थी कि यासम बेख्तियार इसके गाल चूम बैठा। ओफो, गुड मॉर्निंग किस यहाँ पे होती है? वह इसका माथा चूमते हुए इसकी अकल पर बाकायदा मातम करते हुए बोली थी, सॉरी मुझे पता नहीं, लेकिन आइंदा ये गलती नहीं होगी। वो मोहब्बत से उठते हुए अपने बैग की तरफ बढ़ रहा था। यार दोस्त, आप यहाँ टाइम वेस्ट करेंगे? आप फ्रेश हो, मैं कमरे में कपड़े निकालती हूँ, वरना आप मेरी मम्मा को नहीं जानते, वो इतनी सारी डांट लगाएंगी ना कि कल से आप 5 बजे रेडी होकर नाश्ते की टेबल पर बैठे होंगे। इसका हक़-जताता अंदाज़ यासम को बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन अच्छा था वो जितना इसके करीब होगा इसके लिए इतनी आसानी होगी। और यासम के बैग से कपड़े निकाल कर बेड पर रखती हुई निशाल की पुकार पर नीचे जा चुकी थी। मामा, मेरे दोस्त आपके हाथ के यहाँ से जो भी है यमी यमी पराठा खाकर आपके फ़ैन हो जाएंगे। वो यासम की प्लेट टेबल पर लगाते हुए बोली, लेकिन ये खिदमत सिर्फ अपने दोस्त के लिए थी। निशाल ने कहा था कि इसके खाने पीने की जिम्मेदारी निशाल की नहीं है, लेकिन सुबह सुबह इसकी बेटी न जाने इससे कौन कौन से मैनर्स याद करवा रही थी, जिसके बाद मजबूरी में इसने ना सिर्फ इसके लिए नाश्ता बनाया था, बल्कि इसे ऊपर से जगाने के लिए भी भेजा था। 5 मिनट में वो बिल्कुल रेडी इसके माथे पर प्यार करते हुए इसके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया, जबकि निशाल इस तरह से अपनी बेटी के साथ फ्री होता देख हैरान रहेगी। इसके सामने नाश्ता इसने नहीं रखा था, बल्कि ये फ्रीज़ा भी इसकी बेटी ही सरंजाम दे रही थी। मैंने मम्मा को कहा है कि आप इनके हाथ का यमी यमी पराठा खा कर इनके फ़ैन हो जाएंगे, और अगर आप इनके फ़ैन नहीं हुए तब भी आपको मेरी मम्मा की बहुत सारी तारीफ़ें करनी पड़ेगी। ये हमारे घर का रूल है। अपनी पसंद की चीज़ की तारीफ़ सुनने के लिए काफ़ी बेताब लग रही थी। जबकि किचन में इसकी आवाज़ सुनकर निशाल ने घूर कर बाहर की तरफ देखा था, लेकिन इसकी बेटी इसकी नज़रों से ओझल थी। अगर सामने होती तो यकीनन इसकी तड़ चलती ज़बान निशाल की घुरी पर बंद हो जाती। यासम का इस तरह से अपनी बेटी के साथ फ्री होते देखना इससे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो चंद माह का मेहमान था, इसने कौन सा सारी ज़िंदगी इनके घर में रहना था, और जिस तरह से वानी इसके साथ अटैच हो रही थी इसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो वानी को रोक भी नहीं सकती थी। जब भी वानी कहती थी कि मम्मा दोस्त चाहिए जिसके साथ मैं खेल सकूँ, तो वो हमेशा आगे से यही कहती कि इस बार जो किराएदार इनके घर में रहने के लिए आएंगे तुम इनके साथ फ्रेंडशिप कर लेना। लेकिन वानी की यासम के साथ अटैचमेंट से इसे डर लगा था। इसके घर की असल मालकिन के इंतकाल पर वानी हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। अकेले कितनी मुश्किल से संभाला था इसने अपनी बेटी को, और अब एक ही दिन में इसके साथ इसकी बढ़ती हुई अटैचमेंट निशाल को परेशान कर रही थी। थैंक यू सो मच, आप वाकई बहुत ज़बरदस्त खाना बनाती हैं। मैं तो आपके यमी यमी पराठे का फ़ैन हो गया हूँ। पराठे के साथ इंसाफ करता हुआ और वो मुस्कुरा कर बोला था, जब किसी तारीफ पर निशाल से ज़्यादा खुशी वानी को हो रही थी। शुक्रिया, यकीनन आज से आप अपना इंतजाम कर लेंगे। इसका अंदाज़ काफ़ी रूट था, जो यासम के साथ साथ वानी भी नोट कर चुकी थी। ये तो बहुत मुश्किल है निशाल, आप मेरे दोस्त या रिश्तेदार नहीं हैं जो मुझे मेरे नाम से पुकारेंगे। इस घर की मालकिन हूँ तो आप मुझे मकान मालकिन कहें, और ऑफिस में आप मुझे मिस कह कर पुकार सकते हैं। इसका लहजा काफ़ी रूखा था, लेकिन यासम को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मकान मालिक न्यू है, पुकारते हुए भी मजा आएगा। वानी का उतरा हुआ चेहरा देखकर यासम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो वानी भी मुस्कुराई। इससे पहले कि वो एक बार फिर से वानी के चेहरे पर बोसा देता, निशान अपनी बेटी को अपनी तरफ खींच चुकी थी। वानी को ज़्यादा लोगों के बीच में रहने की आदत नहीं है, और ना ही वो किसी के साथ ज़्यादा अटैच होती है। आप यहाँ सिर्फ
चंद महीनों के लिए आए हैं, बेहतर होगा कि आप मेरी बेटी से तरफ फासला बना के रखें। वो इसे ज़बरदस्ती अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले जा चुकी थी। इसके रोके अंदाज पर वानी बोली तो कुछ नहीं, लेकिन महसूस कर चुकी थी कि इसे इसका दोस्त पसंद नहीं आया। ठीक कह रही हूँ तुम निशाल, वानी को किसी के साथ अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इसे अपने होने वाले बाबा साईं के साथ अटैच होगी। और मैं कुछ दिनों का मेहमान ही, बल्कि इस छोटे से मकान में अब तुम लोग कुछ दिनों के मेहमान हो। बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से रुखसत करके अपने साथ ले जाऊँगा। वह दिल ही दिल में कहता मुस्कुरा कर वापस ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। अभी तक इसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली थी, लेकिन जो कुछ पता चला था वो शारिक को बताना बहुत ज़रूरी था। जिमल कैब से उतरी तो दूर से कोई लड़का भागते हुए इसकी तरफ आया था। शिट यार, नॉट अगेन। वो गब्बर को अपनी तरफ आते देख कर बड़बड़ाई। हाय बसंती, कैसे कर लिया आपने गब्बर पर इतना जुल्म? एक दिन नहीं रहा जाता तुझे देखे बगैर, इतने दिन महके रह कर आई। वो शिकवा करने लगा। तुम भी तो 3 दिन ससुराल की खातिरदारी सह कर आए हो, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। जीमल इसके जेल में रहने पर तंज करते हुए बोली, लेकिन वो गब्बर ही क्या जो शर्मिंदा हो जाए। हाँ, तो मैंने सोचा अगर मेरी बसंती अपने मैके जाकर मज़े करी है तो मैं भी ससुराल जाके अयाश करता हूँ। वैसे साले साहब कमाल की धुलाई करते हैं, मज़ा आ गया, अब चक्कर लगाता रहूँगा। वो इसका सामान टैक्सी से निकालते हुए आगे बढ़ रहा था। इसे मना करना बेकार था। कौन सा इसने इसकी बात मान लेनी थी, तो जीमुल बिना कुछ बोले इसके पीछे आई थी। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार फिर से चतरोल की ज़रूरत है। अभी ठीक से चमड़ी उतरी नहीं है तुम्हारी। न जाने क्यों इतने दिनों के बाद इसे देखकर जीमल को अच्छा लग रहा था। इसकी बातें, इसका स्टाइल वो मिस करने लगी थी। इससे पहले शायद ही वो कभी इस किस्म के इंसान से मिली थी और इसे बहुत गौर से देख रही थी। इसने ऐसा क्या था जो इसे बुरा नहीं लगता था? गंदे कपड़े 500 बार सिलाई हुए, जूते, गले में डाला हुआ कपड़ा मैला होने के साथ साथ जगह जगह से फटा हुआ था, और परफ्यूम की बदबू जो 8 से 10 सस्ती परफ्यूम को मिक्स करके बनाई गई थी। और इस पर इसका बालों का स्टाइल वो किसी भी लिहाज से पसंद करने के काबिल नहीं था। तो जिमल क्यों इसे पसंद करती थी? नहीं, पसंद नहीं था, वो तो बस इसे बुरा नहीं लगता था। जिमल इसके हाथ से बैग लेते हुए अपनी ही सोचों में थी। क्या फ़र्क है बुरा न लगने में और पसंद करने में? कल से बुरा नहीं लगता तो अच्छा लगता है। फिर कल से काम पर लग जा, और कोई भी मदद चाहिए हुई तो गब्बर को बोलना। परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो तेरी तरफ आंख उठाकर देखेगा गब्बर इसकी आंखें निकाल देगा। चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए वो वहीं से पीछे हो गया था, जबकि इसकी बातों का जिमल बिना कुछ जवाब दिए अपने बैग के सीट पे अपने कमरे की तरफ बढ़ चुकी थी। मकान मालकिन जी, आप क्या कहाँ जा रही हैं? आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं अभी तो ऑफिस ही जा रहा हूँ। वो इसे सुबह भी ऑफर कर चुका था अपने साथ ले जाने की, लेकिन इसने इनकार कर दिया और बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। साथ ही वानी भी इसका हाथ थामे हुए इसकी ऑफर पर खुश हो रही थी। इसके ऑफर पर वो सुबह भी खुश हुई थी, लेकिन मामा के इनकार पर मुँह बसोड़ कर आएगी। मैं आपको सुबह भी मना कर चुकी हूँ कि मैं जा सकती हूँ, और वैसे भी ये कोई नई बात नहीं है। मुझे रोज़ जाने की आदत है और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। अगर होगी तो मैं कह लूँगी। और वो जानती थी कि वो सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा रूठ रही है इसके साथ, और अब सड़क पर खड़े इससे गुस्से से बात करना आगे पीछे के लोगों को इसकी तरफ मतवज्जा कर सकता था, और वह ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी। इसीलिए माजरत करते हुए बोली, लेकिन यासम न जाने क्या खा के आया था, इसके नर्म लहजे पर बिल्कुल ही फैल गया और मुस्कुराते हुए एक बार फिर से ऑफर करने लगा। देखिए मकान मालकिन जी, अब मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, आपके घर में ही तो रहता हूँ। मैं आपको सुबह छोड़ दूंगा। मैं जानता हूँ आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तो आपकी ज़रूरत है। मेरा मतलब है कि बाहर का खाना खाने की मुझे आदत नहीं है, और यहाँ मेरी अम्मी नहीं है जो मेरे लिए वानी की मम्मा की तरह यम्मी यम्मी पराठे बना कर देगी। इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना आपको सुबह ऑफिस में छोड़कर शाम को वापस घर ले आने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेता हूँ, और मुझे 2 नवाले खिलाने की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर ले लें। देखिए, हमें दोनों पर कोई एहसान नहीं होगा, काम के बदले काम होगा। आप मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद करूंगा। और बस भी काफ़ी लेट होगी, वानी भी स्कूल से लेट हो रही है। आज के लिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, कल का फैसला आप गाड़ी में बैठ कर सुकून से कर लीजिएगा। और वैसे ऑफ़र बुरी नहीं है। वो इसे अपने ऑफ़र पर गौर करने का कह रहा था, जबकि इसे भी अब यही लग रहा था कि शायद आज बस नहीं आनी, वरना इतनी लेट तो कभी भी नहीं हुई। और कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिला दिया और इसकी गाड़ी में पिछली सीट पर आ बैठी, जबकि आगे तो वानी अपने दोस्त के साथ बड़ी शान बेनियाजी से ड्राइव इंजॉय कर रही थी। वानी को इतना खुश देखकर कहीं ना कहीं निशाल भी बहुत खुश थी, लेकिन वो जानती थी कि सारी ज़िंदगी वो इसके घर में नहीं रहेगा, और निशाल नहीं चाहती थी कि इसकी बेटी को किसी की वजह भी ज़रा सा भी दुख हो। वानी का स्कूल छोड़कर इसने गाड़ी लाकर ऑफिस के सामने रुकी, जबकि ड्राइविंग के दौरान इन दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। इसके पीछे बैठने की वजह से वैसे ज़्यादा आसानी से देख सकता था, जबकि निशान का सारा ध्यान बाहर सड़कों पर था। ऑफिस में आने के बाद वो सीधा अरहम के कमरे में चला गया और सारी बात इसे बताई, और अच्छे दोस्त होने का फ़र्ज़ निभाते हुए अरहम ने भी इससे वादा किया कि वो निशाल को कुछ नहीं बताएगा, बल्कि अब तो इसे निशाल भाभी कहता था। इसके सामने इसने इसे ये भी मशवरा दिया था कि वो निशाल के बारे में अपने घर वालों से पहले ही बात कर ले, क्योंकि हो सकता है इसकी बेवा होने की वजह से इसके घर वालों को कोई मसला हो। लेकिन इसकी बात पर यासमीन से बेफिक्र रहने के लिए कहा था। एक बात नोट की आप लोगों ने?
लड़की को बेवा दिखा दिया लेकिन उसकी उम्र नहीं बढ़ाई, ये दिखा दिया कि उसकी शादी पहले कर दी थी। उम्र उसकी 17 की 17, 18, 19 ही रखी है। काम चेक करो आप। मतलब जो 28 साल की लड़कियां होती हैं वो लड़कियां नहीं, औरतें होती हैं, इनका यही कहना है। और एक वक्त था जब हम ऐसे मानते थे कि चलो 30-35 के बूढ़े लोग होते हैं, अब नहीं मानते, लाइक वो जवान होते हैं। तो ये गलत है। बट इस लड़की की उम्र ज़्यादा होनी चाहिए, पता नहीं कौन सा नावल होगा जिसमें लड़की की एज ज़्यादा होगी, क्योंकि वो जानता था नूर को इसकी ज़िंदगी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जबकि हैदर तो बस वो चाहता था ये जो यासम चाहता था, और इसे यकीन था कि हैदर को भी इसकी शादी से कोई इतराज़ नहीं होगा। आखिर हैदर ने भी नूर को इन हालात में कबूल किया था जब कोई भी नूर का हाथ थामने के लिए तैयार नहीं था। इसे यकीन था इसका बाप इसके इस कदम को सराहेगा। आजकल बहुत ज़्यादा घर नहीं जा पा रहा था क्योंकि रात को भी वो निशाल के घर पर रहता था। इस इलाके से इसका घर तकरीबन 1 घंटे के सफ़र पर था। अपने काम की वजह से वो ज़्यादा वैसे भी घर नहीं जाता था, इसलिए हैदर को तो इसकी परेशानी नहीं थी। लेकिन कल रात हैदर ने फ़ोन पर इसे बताया था कि आयशा जल्द ही ज़ीला और जाज़िम की शादी चाहती है, जहां इसके लिए ये बात बहुत खुशी की थी। मैं ही वो अपनी प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। इसकी घर वापसी बहुत कम हो गई थी। वो अपनी बहन को ये इतने अहम दिन नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, लेकिन इस मामले में भी इसे हैदर की तरफ से कुछ राहत मिली थी कि शादी अभी नहीं थी, जिसकी वजह से वह थोड़ा बहुत बेफिक्र था। ये अलग बात थी कि अपनी बहन के अहम तरीन दिन में वो इसके साथ रहना चाहता था और इसे समझाना भी चाहता था कि जाज़िम कोई बुरा इंसान नहीं है। ज़ीला हर बार शादी से इनकार करने की वजह यही बताती थी कि वो मगरूर और खड़ूस टाइप इंसान है और ऐसे शख्स के साथ इसका गुजारा नहीं। लेकिन इसके वालिदैन के साथ साथ इसके भाई की नज़र में भी ये बचकाना सी वजह बिल्कुल कोई अहमियत नहीं रखती थी। इसका यही कहना था कि ज़ीला कि ज़रूरी नहीं इंसान जैसा दिखता हो वैसा हो, और हो सकता है जाज़िम एक बहुत ही अच्छा इंसान हो और इसे समझाने वाला लाइफ पार्टनर साबित हो, समझने वाला सॉरी। लेकिन ज़ीला के जहन में ये सारी बातें घुसती ही नहीं थी। वो तो ये कहती थी कि सिर्फ जाज़िम ही इन सब का अपना है, इसे तो कचरे के ढेर से उठा कर लाए हैं। अच्छा गाइस, मैं जब रोमांटिक सीन स्किप करती हूँ, मैंने इसकी बहुत लंबी चौड़ी वजाहत दी थी एक वीडियो में मेरे ख्याल में। आप लोग वो वीडियो खुद ही ढूंढें और अब वजाहत भी सुने। और दूसरा, प्लीज़ बकवास कहने से बंद करें। अगर आपको मैं वो सीन रीड नहीं करती जो ओवर रोमांस हो, जो रोमांस की जगह पे बोल्ड इंतहाई गंदा सा लिखा हो। मुझे गंद पढ़ने की कोई आदत नहीं है, कोई शौक़ भी नहीं है। अगर आपको गंद पढ़ना, अमल करना, कुछ भी करना है ना, तो प्लीज़ वो अपने तक रखें। कमेंट सेक्शन में कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नज़र आ रहा है कि वो नहीं कर रही, वो सीन नहीं पढ़ने दे रही, तो आप कहीं और से पढ़ लें प्लीज़। उस गंद में मुझे हिस्सेदार ना बनाएं। मेरे ऐसे कोई जायदाद लेने की आरज़ू नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिर इसे मनाने में हैदर और यासम दिन रात एक करते थे। वो तो जाज़िम की हालत का सोच कर अभी से परेशान होते थे, क्योंकि ज़ीला को मनाना आसान काम नहीं था, लेकिन इन्हें यकीन था कि जाज़िम इसके लिए एक बहुत ही अच्छा हमसफ़र साबित होगा। दिल और बहराम दादूसाई को घर वापस ले आ चुके थे, लेकिन इनकी हालत अभी भी संभली नहीं थी। बीपी अभी भी बहुत ज़्यादा हाई था, लेकिन घर जाने की जिद डॉक्टर को भी इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करने पर मजबूर कर चुकी थी। दिल, दादूसाई और बहराम तीनों ही बहुत परेशान थे। परेशानी की वजह अब भी हुरम ही थी, जहाँ वो सबको ये बात बता चुके थे कि हुरम इस वक्त अहमद शाह के पास लंदन में मौजूद है और सबको बेफिक्र कर चुके थे। वहीं दाइम शाह सूरी के बदले को सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। बहराम जानता था कि वो बहराम से इस हद तक नफरत करता है कि इससे बदला लेने की खातिर वो हुरम को नुकसान पहुँचाने से भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अहमद शाह का यकीन था कि जो कहता था कि वो असरार शाह सूरी का बेटा है, जिसने ना कभी खुद कुछ गलत किया और ना ही कुछ गलत करने दिया। इसका बेटा कभी इतना गलत नहीं हो सकता, वो कभी अपने बाप की रूह को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। इतने यकीन था दाइम शाह सूरी कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे इसके बाप की रूह को तकलीफ हो। वो अपने बाप से कितनी मोहब्बत करता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं था। अगर वो इसकी मोहब्बत ना होती ना हुरम, तो मेरे ख्याल में उसने उसे मार देना था। ज़रूरी नहीं कि बेटा बाप अच्छा हो तो बेटा भी अच्छा ही हो। असरार शाह सूरी एक बहुत नेक इंसान थे, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की ना सिर्फ ज़िंदगी संवारी थी, बल्कि इनके जाने के बाद भी वो लोग इनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और इनके लिए दुआएं मांगते थे। वो ऐसे लोगों में से थे जो जाने के बाद भी लोगों के दिलों में अपने घर बनाए रखते हैं। असरार शाह सूरी आज भी लोगों के लबों पर किसी खूबसूरत दुआ की तरह जाते थे। आज भी ना जाने कितने घर इन्हीं के नाम से चलते थे, और यही वजह थी कि इन्हीं ज़िंदगी में कभी रुपये पैसे की कमी ना हुई। वो जितना लुटाते थे इनसे कहीं ज़्यादा मिल जाता था, और इनका यही कहना था कि अल्लाह इन्हें इतना पैसा देता ही इसलिए है कि वो इसके
बंदों में बांट सके। और दाइम भी तो ऐसा ही था, खुले दिल का मालिक, सबसे मोहब्बत करने वाला। नफरत किसे कहते हैं वो जानता तक नहीं था। लेकिन फिर इसी के खानदान ने दाइम शाह सूरी को पूरी तरह दुनिया से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। वो जानते थे कि कहीं ना कहीं गलती इनके पोतों अपनों की है। आज दाइम शाह सूरी जिस मुकाम पर खड़ा था, इसे यहाँ वहां पर पहुंचाने वाले वही सब थे। लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें यही लगता था कि वो कभी भी हुरम को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। इन्हें याद था जब जिस दिन वो वेली आया था, सबसे पहले हुरम को गोद में उठाया था और फिर बहराम ने गुस्से से अपनी बहन वापस लेकर कहा था कि इसकी बहन को कोई हाथ ना लगाए, वो सिर्फ इसकी गुड़िया है। और इस दिन दाइम खामोश हो गया। लेकिन बहराम ये जानता था कि दाइम शाह सूरी इसकी गुड़िया को हमेशा के लिए इससे छीन लेगा तो ये गलती कभी ना करता। वो हाल में दाखिल हुआ तो दिल को अपने कपड़े इस्त्री करते देखकर मुस्कुरा दिया। अहमद शाह के हौसले ने जहां इन्हें ये यकीन दिलाया था कि दाइम हुरम को बिल्कुल तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, वहीं बहराम को भी इस नंबर की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी जिसे लेने वो आज दोपहर को जाने वाला था। अभी थोड़ी देर पहले ही वो तादो साई से कहकर आया था कि इस नंबर की इन्फॉर्मेशन लेने जाएगा, जिसके लिए अपने कपड़े प्रेस करने हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई नौकर मौजूद नहीं है। लेकिन अब बाहर आकर दिल को अपने काम करते देखकर इसे अच्छा लगा था। वो जब से यहाँ आया था दिल पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाया था। वो जानता था कि हुरम की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। जिस दिन हुरम को चोट लगी थी, इस दिन दिल की सालगिरह थी और वह इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा भी लाया था, लेकिन दे नहीं सका क्योंकि इस दिन वो दोनों कमरा बंद करके अंदर बैठी रही थी। इसके कपड़े एक साइड पर तय करते हुए इसने एक नज़र बहराम को देखा था। शुक्रिया, मैं खुद कर लेता, लेकिन फिर भी तुमने कर दी, इसके लिए थैंक यू। और एक और शुक्रिया, ये पेंडेंट अपने गले से ना उतारने के लिए। तुम नहीं जानती कि इस लॉकेट को अपना कर तुमने मुझे कितना स्पेशल फील करवाया है। बहराम मुस्कुरा कर अपने कपड़े लेते हुए बोला। दिल को बिल्कुल याद भी नहीं था कि इसके गले में कोई लॉकेट मौजूद है जो बहराम ने इसे लेकर दिया है। आज जानो साई के बारे में पता लग जाएगा। और इसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए पूछने लगी, दुआ करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा, प्लीज दिल रो तो मत, बहुत जल्द हमारी जानो साई हमारे पास वापस आ जाएंगी। इसकी बात मुकम्मल होते ही दिल की आंखें लड़ने लगी। इसे रोते देखकर बहराम परेशानी से इसके करीब आते हुए अपनी उंगलियों की पोरों से इसके आंसू साफ करने लगा। बचपन में वो इससे बहुत ज्यादा खौफजदा रहती थी। जब भी इसका फोन आता वो डर के मारे से बातें करने लगती। लेकिन जब ये वापस आया तो जिस मोहब्बत से इसने दिल को ये एहसास दिलाया था कि वो बुरा नहीं है, दिल में भी इसे बहुत पसंद करने लगी थी और इसका डर कहीं ख़त्म हो गया था। लेकिन वो कहाँ जानता था डर तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन नफरत नहीं। इसका हाथ अपने चेहरे से झटकते हुए तेज़ी से अंदर जा चुकी थी। शायद इसने गुस्से का इजहार किया था या शदीद या शायद नफरत का। हद है, मतलब गधों की तरह काम ले रहे हैं मुझसे और इसके चुड़ैल आइमा को कुछ कहते ही नहीं। ज़रूर चक्कर चल रहा होगा इसके साथ और मैं मासूम यहाँ पागलों की तरह सिर्फ इनकी खातर इनके ऑफिस में गधों की तरह काम कर रही हूँ। बल्कि नहीं, गधों की तरह नहीं, गधी की तरह काम कर रही हूँ। समझ के रखा है कि बीवियाँ पागल होती हैं, किसी चीज़ की समझ नहीं होती, जो चाहे करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस बहुत हो गया, एक तो डाइन 24 घंटे इनके ऑफिस में घुसी रहती है और अपने बालों को कैसे उछालते हुए चलती है। और तो और जिस तरह चलती है इसके बाल भी इसी तरफ कंधे पर आ जाते हैं। शायद इसी वजह से दीवाने हुए जा रहे हैं शाज़म साहब इस चुड़ैल के कि इसे अपने ऑफिस से बाहर आने ही नहीं देते। लेकिन शाज़म साहब, मेरा नाम भी ज़रिश शाज़म खान है। आप इस चुड़ैल के साथ टाइम स्पेंड करें और मैं यहाँ काम करूँ। वो चली डबल रोटी बनी इसके कैबिन में आई थी। मुझसे नहीं इतना काम होता। देखें मिस्टर बॉस, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी में मज़ीद काम करूं तो मुझे कम काम दिया करें। मैं न्यू वर्कर हूं। हर रोज़ वाली बात एक हफ्ते से वो गैर महसूस अंदाज में इस नखरे उठाए जा रहा था। मैं इतना काम नहीं कर सकती, अपने काम को समझो या आपकी फ़ाइल जमा करूं। सब कुछ मेरे सर पर लगा दिया है। खुद करते क्या हैं आप लोग? आपका सारा काम तो आपके वर्कर्स करते हैं। देखें मिस्टर शाज़म जुनैद खान, मेरा काम कम करें वरना मैं आपकी नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। ज़रिश इसे देखकर एहसान करने वाले अंदाज में बोली, जबकि शाज़म जुनैद खान तो बस इसके अंदाज देख रहा था तो कभी इसके तेज हिलते अपने दिल की सारी ख्वाहिश दिल में ही दबाते हुए इसकी धमकी से डर कर इसकी मिन्नतें करने पर उतर आया, क्योंकि यहाँ मामला दिल का था जो इसे एक दिन ना देखे तो इसका हाल बुरा हो जाता था। प्लीज़ ज़रिश, बार बार नौकरी छोड़ने की धमकी ना दिया करो। वो इसकी रोज़ वाली धमकी से काफ़ी परेशान था। शायद यही वजह थी कि वो इसके सर पर चढ़ती जा रही थी। वाकई आप पर ज़रूरत से ज़्यादा काम है। सारी रात जागती नहीं आप क्या? आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स लग रहे हैं। आप चाहे छुट्टी कर लें, आपको आराम की ज़रूरत है। और ये फ़ाइल का काम आप रहने दीजिए, मैं किसी और से करवा लूँगा। शाज़म ने वाहद काम सिर्फ फाइल्स पर नाम लिखना था, वो भी ले लिया। नहीं, सारी रात जागी तो नहीं रही मैं, लेकिन फिर भी हो सकता है हो गया हूँ। गर्ल्स की कितनी प्रॉब्लम होती है। ज़रिश मुंह पर हाथ फेरती बोली, अगर इसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आते हैं तो इसका शोहर तो बिल्कुल इस चुड़ैल आइमा की तरफ हो जाएगा। नहीं, इसे कुछ नहीं होगा। इसने अपनी आंखों पे हाथ फेरते हुए दिल में सोचा और शाज़म खान सिर्फ इसके बात करने के अंदाज पर जानसार हुए जा रहा था। जबकि वो जिस गुस्से से आई थी इसी तरह पैर पटकती बाहर चली गई और हमेशा की तरह आज भी ऑफिस से बाहर आने के बाद ही सही पता चला था कि वो अंदर क्या क्या बोल के आई है। इसकी नज़रों में सिर्फ एक वर्कर है, वो अपने वर्कर्स के इतने नखरे क्यों उठा रहा है। ये बात वो इससे शादी की बात पूछने वाली थी, लेकिन इसके गुस्से की वजह शाज़म को समझ नहीं आई थी। कहीं से
भरत तो कहीं इस खलनायिका को किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया, वो परेशानी से सोच रहा था। दाइम जानबूझकर इसके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारता था। वो नहीं चाहता था कि इसे ज़रा सा भी शक हो कि वो यहाँ क्यों और किस वजह से है। जिस दिन इसे पता चला था कि इसकी वजह से हुरम अपनी जान से जा सकती थी, इसे ऐसा लगा जैसे इसके जिस्म में जान खत्म होने वाली हो। इस जगह वो जहाँ वो नफरत से किसी और लड़की को देखना चाहता था, अपनी शहजादी को देखकर इसके हाथ पाँव कांप उठे थे। सिर्फ 5 मिनट अगर वहाँ लेट पहुंचता तो यकीनन वो लोग इसे मार देते। कितना खुश था वो कि वो इस लड़की को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखेगा जिससे बहराम भी इंतहा मोहब्बत करता है। लेकिन वो कहाँ जानता था कि वो जिससे बहराम का सब कुछ समझे हुए है वो इसका अपना सब कुछ थी। जब जब वो इस दिन को याद करता तब तब इसे खुद से नफरत महसूस होती कि क्यों वो अपनी शहजादी के साथ इतना बुरा करने जा रहा था। क्या वो इसके बगैर भी जी सकता। अपनी शहजादी को मुर्दा सोचते हुए भी इसका दिल जोर जोर से धड़कता था। कल तक कितनी नफरत करता था वो बहराम की बहन से, लेकिन इस रात जब वो लड़की इसके सीने से लगी अपनी ही जिंदगी की भीख मांग रही थी, कितना परेशान हो गया था वो। और वो लोग जो इसे मारने की जिद कर रहे थे कि यही वो लड़की है जो इन लोगों के हाथों से जिंदा बच गई और अब वो इसकी जान लेकर ही रहेंगे। कितना गुस्सा आया था इसे, और अपने गुस्से का इजहार करते हुए इन्हीं को बुरी तरह से पीटने लगा। वो जो परेशानी से इसे देख रहे थे कि वो इनके साथ इस तरह पागलों जैसा सलूक क्यों कर रहा है। इस लड़की के लिए इसकी दीवानगी देखकर जैसे कुछ समझ ही नहीं पाए थे। अगर वो इस लड़की के लिए इतना ही पागल है और वो इससे इतनी ही मोहब्बत करता है तो इससे मारना क्यों चाहता था। और फिर दाइम शाह सूरी हार गया। हाँ, वो बहराम शाह से हार गया था। वो इसे नीचा दिखाना चाहता था, इसकी बहन को हमेशा के लिए इसे छीन लेना चाहता था और चाहता था कि बहराम शाह सारी जिंदगी अपनी मौत की भी बहन की मौत का शौक मनाए, अपने आप को कसूरवार समझे। लेकिन ऐसा होने से पहले ही सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि जिस लड़की की मौत का शौक वैसे शौक मनाते देखना चाहता था, इस लड़की की जुदाई वो खुद बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि वो खुद इसका दीवाना था। वो खुद इसके बगैर नहीं रह सकता था। अगर वो लड़की इससे दूर हो जाती तो शायद बहराम शाह फिर जी जाता, लेकिन दाइम शाह सूरी हजार मौत मरता। दाइम शाह सूरी अपनी शहजादी के साथ जीना चाहता था, इसके बगैर मरना नहीं चाहता था। और अब इसने फैसला कर लिया था वो अपनी शहजादी को कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। बहुत जल्द वो इससे निकाह करने वाला था। यहाँ तक तो इसने ये खेल जैसे सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ जा रहा था। वो हुरम की नजरों में बहराम का दोस्त था, इसका साथी था, इसका हमदर्द था। लेकिन ये खेल कब तक चलना था। जिस दिन हुरम को सब कुछ सच पता चलेगा वो खुद इसे छोड़कर चली जाएगी। और वो कैसे रहता इस लड़की के बगैर, इसलिए इसे कोई ना कोई फैसला तो करना ही था। इसे कैसे भी हुरम को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना था, इससे निकाह करना था ताकि कोई भी इसे दाइम से इसकी हुरम को छीन ना पाए। बस सिर्फ और सिर्फ दाइम शाह सूरी के नाम हो जाए। और ऐसा करने के लिए इसने एक नया प्लान बना लिया था। लेकिन एक चीज़ थी जो इसे अंदर ही अंदर तंग किया जा रही थी। वो कब तक ये झूठ बोलेगा, कि कब तक झूठ का सहारा लेगा। क्या झूठ के सहारे वो हुरम के दिल में बहुत मुकाम बना पाएगा जो वो बनाना चाहता है। क्या इस झूठ के सहारे से हुरम की मोहब्बत मिल जाएगी, या इसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। इसे बता देना चाहिए कि हवेली में 15 साल पहले जो कुछ भी हुआ इसमें दाइम की कोई गलती नहीं है, सब कुछ बहराम का किया कराया है। वो इसे यकीन था सच्चाई जाने के बाद हुरम इसका साथ देगी। लेकिन इस सबसे पहले इनका निकाह होना ज़रूरी है। सबसे पहले वो हुरम को इतबार में लेना चाहता था। आई थिंक तभी वो इसे सब सच बता सकता था। लेकिन वो इससे निकाह कैसे करे। वो इसे अपना हमदर्द समझती है, अपना रहनुमा समझती है। वो इसका हमसफ़र कैसे बने, कैसे वो इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करे। मुझे ये सब कुछ बड़ी माँ साई को बता देना चाहिए, या नहीं बिना कुछ भी बताए यहाँ वेली बुला लेना चाहिए। बाकी सब कुछ खुद ही संभालेंगी। इसने कुछ फैसला करते हुए अपना फ़ोन निकाला। इससे थोड़ी देर पहले ही पता चला था कि इसे शाज़म के साथ कहीं मीटिंग पर जाना है। सुबह तक तो इसे यही पता था कि शाज़म आज आयमा के साथ कहीं मीटिंग पर जाने वाला है। लेकिन आज आयमा की जगह इसका नाम किसने लिया इसे समझ नहीं आ रहा था। अभी 2 दिन पहले ही तो शाज़म ने इसे कहा था कि ज़्यादा काम ना किया करो, और अब इसके पास ज़्यादा ऑफिस का काम वैसे भी नहीं होता था। वो जो पहले कभी कभार फाइल पर नाम लिख कर देती थी वो भी इससे ले लिया गया था। आजकल तो सिर्फ शाज़म के लिए कॉफ़ी बनाती थी और इसके टेबल पर देती थी। हद ही हो गई है वैसे, गलत लिखना मत माजरत। लेकिन आज इसे कॉफ़ी से आगे कोई काम मिला था। वैसे भी वो इतने दिनों से कॉफ़ी बनाकर काफ़ी थक चुकी थी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस के एक वर्कर ने इसे बताया कि तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में तुम्हें शाज़म सर के साथ किसी मीटिंग के लिए निकलना है। बस फिर क्या था, इस शाज़म के साथ बाहर जाने का सुनते ही वो फ़ौरन उठकर तैयार होने लगी। आखिर अपने शौहर के साथ पहली बार कहीं बाहर जा रही थी, इसलिए अच्छा लगना तो इसका हक बनता था। वो बिल्कुल तैयार भी जब शाज़म अपने ऑफिस से बाहर निकलता इसे चलने का इशारा कर चुका था। इसने एक नज़र आयमा की तरफ डाली जो इसे घूर रही थी। वो इसकी घूरी का जवाब घूरी से देती बाहर निकल गई। आजकल आयमा से कुछ ज़्यादा ही घूरती थी, लेकिन शायद जानती नहीं थी कि वो इन मामलों में बहुत आगे है। वो तो अपने शौहर का थोड़ा बहुत ख्याल करके वो किसी को कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि आज नहीं तो कल तो सबको पता चलना ही था कि वो कोई आम नहीं बल्कि इस ऑफिस के मालिक की मनकूहा है। अगर वो यहाँ लड़ती झगड़ती तो बाद में इसके शौहर की बेइज्जती भी तो होनी थी, और ज़रा दुनिया कार काम कर सकती थी, लेकिन शाज़म की बेइज्जती कभी नहीं करवा सकती थी।
वो शाज़म के साथ आकर फ्रंट सीट पर बैठी थी और ये इसका पहला एक्सपीरियंस था, इसे लेकर वो बहुत खुश थी। खुश तो शाज़म भी बहुत था, लेकिन अहम मीटिंग होने की वजह से वो इस वक्त अपने काम के लिए ही सोच रहा था। हाँ, ये बात अलग थी कि आज कंपनी बहुत अच्छी मिल गई थी। अभी तो आधा सफ़र तय कर पाए थे जब इसका फ़ोन बजा। अरे जनाब, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपने ऑफिस से निकल चुका हूँ, ऐसे कैसे मीटिंग कैंसिल होगी? वो काफ़ी चंचलाया हुआ लग रहा था। हद या लापरवाही की भी, ऐसे लोगों को बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। वो मोबाइल डैशबोर्ड पर फेंकते हुए बोला, क्या हुआ, मीटिंग कैंसिल हो गई? इसकी बात मुकम्मल सुनने के बाद भी वो अनजान बने पूछने लगी। अब ये तो नहीं कह सकती थी कि वो छुप छुपा के अपने शोहर की बातें सुनती है। हाँ यार, मीटिंग कैंसिल हो गई, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा अच्छा लंच करवाता हूँ तुम्हें। सुने, अच्छा सा लंच करवाता हूँ। 2 से 3 मिनट पहले का गुस्सा एक तरफ रख कर वो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ जरिश की तरफ मतवज्जा हो चुका था। चलो, काम के बहाने ही सही इसे इसकी कंपनी तो नसीब हुई थी, वरना आइमा तो आज सुबह जो हरकत की थी इसके बाद इसका मूड बहुत ख़राब हो गया था। वो कैसे एक लड़की होकर इस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकती है, वो भी बिना इसके बारे में कुछ भी जाने। आइमा की बातों ने जहाँ इसे गुस्सा दिलाया था, वहीं इसने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि ऑफिस में काम करने वाली वर्कर जरिश इसकी मनकूहा है। वेट वेट आ सेकंड, अच्छा तो कोई लड़की अगर आपसे मोहब्बत करती है तो वो इजहार नहीं कर सकती? ये कहाँ किस बुक में लिखा है कि सिर्फ लड़के ही इजहार कर सकते हैं और वो ही मोहब्बत कर सकते हैं? कैसे अजीब मुंतिक है वैसे। आयमा एक अच्छी वर्कर है, इसलिए वो इस नौकरी से आउट नहीं कर रहा, वरना इस तरह की हरकतों से इंतहाई नफरत है। आयमा दिल की जज्बात इसके सामने बयान करके पछताई थी, शायद इसी वजह से आज वो जरिश को घूर रही थी। लेकिन शाज़म ने साफ अल्फाज में कहा था कि अगर यहाँ काम करना चाहते हो तो करो, वरना इस्तीफा देकर चली जाओ, क्योंकि इससे काम करने वाले वर्कर्स की जरूरत है, ना कि टाइम पास करने वाले बॉयफ्रेंड ढूंढने वाले लड़कियों की। आयमा शुरू से ही बेबाक किस्म की लड़की थी। इससे पहले इसका अफेयर ऑफिस के ही एक वर्कर से चल रहा था, लेकिन शायद इससे इसकी ज़ात को कुछ ज़्यादा फ़ायदा ना हुआ, इसलिए डायरेक्ट बॉस पे चांस पाने की कोशिश की। इसके ऑफर पर जरिश फ़ौरन मान गई थी, लेकिन फिर इसे बाद में अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस भी हुआ। इस बात से इसे शक भी हो सकता था, क्योंकि 2 दिन पहले शाज़म ने इसे आजमाने के लिए कहा था कि इसके मनकूआ है जिसका नाम जरिश है। जिस पर जरिश ने ऐसा अनजान बनने का ड्रामा किया कि शाज़म भी परेशान हो गया कि सच में तो ये कोई और नहीं जिसे वो अपनी मनकूहा समझ रहा हो। और अब बिना कोई एतराज़ के इसके साथ लंच के लिए मान गई। मतलब बंदा थोड़ा सा नखरा दिखाता है। वो अपनी सोच पर मातम करते हुए एक नज़र मुस्कुरा कर शाज़म को देकर गाड़ी से उतर गई, जबकि शाज़म के दिमाग में फिलहाल बस एक ही बात चल रही थी, अगर आयमा के बारे में इसे पता चल गया तो मतलब बंदा इस ड्रामे में भी अच्छा खासा फंस सकता है। जरिश तो यकीनन इसे ही गलत समझेगी कि आयमा तो ज़्यादातर इसके ही ऑफिस में रहती थी। अब इसे बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जीला, बहुत होगी तुम्हारी ये बेकार की जिद, सुनते हुए हमें महीने होने चले हैं, बस अब और कोई बात नहीं होगी। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी शादी जाज़म के साथ होगी, तुम्हारा रिश्ता हमने बचपन में ही इसके साथ कर दिया था और अब अगले महीने हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं, तुम्हारी हसरत सर आंखों पर। लेकिन मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी शादी मैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी बहन के बेटे से करूँगा। पहले तो तुम्हें सब में कोई एतराज़ नहीं था, तो अब शादी से एतराज़ क्यों? तुम मुझे एक कोई ऐसी वजह ला कर दो जिससे मैं तुम्हारी और जाज़म की शादी ना करूँ। जाज़म ना सिर्फ एक अच्छा इंसान बल्कि परफेक्ट इंस्पेक्टर है, इससे बढ़कर एक परफेक्ट बेटा है और फ्यूचर में एक परफेक्ट हस्बैंड साबित होगा। और तुम्हारी इस बचपने को देखते हुए जाज़म के साथ तुम्हारी शादी से कभी इनकार नहीं करूँगा। याद रखो, बाबा सही वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वो सिर्फ आप लोगों के सामने ड्रामे करता है। कभी आप इस तन्हाई में मेरे साथ देखें, वो किस तरह का रवैया रखता है मेरे साथ, किस तरह की घटिया बातें करता है। सीला एक बार फिर से इनके सामने जाज़म की बुराइयां करने लगी। आज हार मानने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। इसकी ज़िंदगी का सवाल था। आज वो खामोश हो गई तो इसे ज़िंदगी पर बड़ खामोश रहना पड़ेगा। मैं तेज़ पड़ी हूँ क्योंकि मैं देर से जागी हूँ, तकरीबन 11 बजे। और फिर उसके बाद भी लाइक हलचल ये वो, इधर बैठो उधर बैठो करते करते मुझे काफ़ी लेट हो गई इस वजह से। इसके बाद मुझे यार दिलबरम भी करना है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको भी रिकॉर्ड कर पाऊँ। ये बहुत टफ है। जाज़म जैसे इंसान के साथ सीला सारी ज़िंदगी नहीं रह सकती थी। वही के साथ ख्याल लड़की थी, जबकि जाज़म टिपिकल मर्दों की तरह औरत को अपने पाँव की जूती समझकर रखने वाला। ना तो इसकी बीवी कोई नौकरी कर सकती थी और ना ही घर से बाहर निकल सकती थी। बस घर संभालो और बच्चे पैदा करो। लेकिन जीला ये सब कुछ नहीं कर सकती थी। इसने अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में कुछ सोच के रखा था। इसकी कुछ फ्यूचर प्लानिंग थी। हाँ ठीक है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो इसके माँ बाप इसे ऐसे इंसान के साथ जोड़ देते जिसे घर की चार दीवारी में कैद रखता। कितनी बार तो वो इसके मुंह पर कह चुकी थी कि शादी के बाद वो इसके पर काटेगा, कह चुका था सॉरी, पर आप पर काटने का मतलब तो यही है कि वो इसे कैद कर लेगा। ला हौला वला कुव्वता। लड़की पे नहीं, दरमियान में लिखने वाले आप पे ना, उसका वहाँ पे कोई काम है ना और एवं गुस्सा जा रहा है।
इससे इसकी ज़िंदगी छीन लेगा, इसका लाइफ़स्टाइल बर्बाद कर देगा। और सबसे अहम बात, 2 साल पहले वो फ़ोन कॉल जिसका ज़िक्र इसने कभी हाज़िम के सामने भी नहीं किया था। कितनी अकड़ से वो लड़की से कह कर गई थी कि जाज़म सिर्फ़ मेरा है, वो तुमसे शादी तो कर लेगा लेकिन इसके दिलो-दिमाग में से हमेशा सिर्फ़ मैं रहूँगी। वो सिर्फ़ मुझे चाहता है और हमेशा सिर्फ़ मेरा ही रहेगा। तुम सिर्फ़ इसकी अम्मा साईं की पसंद हो, वो तुमसे शादी करेगा, यहाँ तक कि मजबूरी में तुमसे जुड़े हुए रिश्ते भी निभाएगा। लेकिन इसके दिल और दिमाग में हमेशा सिर्फ़ मैं ही रहूँगी, इसलिए बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से तुम इससे शादी करने से इनकार कर दो। अगर चाहती तो इतनी अहम बात भी वो अपने घरवालों से शेयर कर सकती थी, लेकिन जब वो इतनी छोटी-छोटी बातों पर इसका यकीन नहीं कर रहे थे, इतनी बड़ी बात पर वो कैसे इसका यकीन कर लेते? इसकी अम्मा साई तो कभी इस पर यकीन नहीं करती और यही कहती कि तुम अपनी ज़िद में इसे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। जाज़म ने खानदान के सामने अपना इमेज ऐसा बनाया हुआ था कि कोई भी इसकी ज़ात में नुक्ता ही नहीं निकाल सकता था। पता है ऐसा कौन करता है? हर खानदान में कोई ऐसा कज़िन होता है जिसके करतूत हमेशा अव्वल दर्जे के काले होते हैं और ख़ानदान में उसने अपना ऐसे इमेज बनाया होता है जैसे जाज़म ने बनाया है। और ये सिर्फ़ एक में नहीं, हर ख़ानदान में कोई ऐसा बंदी लाज़मी होते हैं। सारे ख़ानदान के लिए जाज़म मोहतरम इंसान था, बल्कि जब भी किसी सुलझे हुए लड़के का नाम कहीं लिया जाता तो जाज़म का नाम सबसे पहले आता है। और अगर ज़ीला अब ये कहती कि घर में मंगेतर होने के बावजूद इसका अफेयर किसी लड़की के साथ चल रहा था और इसके साथ वादे इरादे भी ऐसे थे कि वो लड़की इतने दावे से फ़ोन करके कहती है कि जाज़म सिर्फ इसका है, बचपन से शख्स का अपना मंगेतर कहने वाली ज़ीला इस दिन फूट-फूट कर रो रही थी। वो इस दिन क्यों रोई थी वो खुद भी नहीं जानती थी। अच्छा, कोई भी कह देगा तुम मान लोगी? हद है। वो बचपन से ही अपना नाम जाज़म के साथ सुनती आई थी और इसने कभी भी शादी पर एतराज़ नहीं किया था। वो तो हमेशा से इस शादी के लिए तैयार थी और शायद 2 साल पहले इस फ़ोन के बाद वो खुद शादी से बहाने ना करती तो इसकी शादी 2 साल पहले ही हो जाती और वो जाज़म की गुलामी में आ जाती। क्या बिगाड़ा था ज़ीला ने इसका जो वो इसके साथ इस तरह का सलूक करता था? अगर इससे ज़्यादा कोई और लड़की पसंद है तो जाकर इससे शादी कर लेता, इसे क्यों बर्बाद करना चाहता था? इसी सोच के लिए पिछले 2 साल से इसकी नफ़रत इस शख्स के लिए बढ़ती चली जा रही थी और वो कितने दावे से इससे पूछता था कि इसके किरदार में कौन-सा झोल नज़र आता है इसे। ज़ीला हमेशा कह देती इसकी आशिकी वाले राज़ों को वो जानती है, जबकि जाज़म तो किसी आशिकी को जानता भी नहीं था। जाज़म ने इसकी रूटीन को काफ़ी दिन तक फ़ॉलो किया। ऐसा क्या था जो गलत हो रहा था? 2 साल पहले इसके बदलते रवैये ने जाज़म को इस पर नज़र रखने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन यहाँ जाज़म को ऐसा कुछ भी नज़र ना आया जिससे वह ज़ीला के रिश्ते से इनकार की वजह जान पाता। ये बात अलग थी कि इस रिश्ते से इनकार की वजह कोई लड़का होता तो इसे जान से मार देता, लेकिन वो अपने कॉलेज में एक मगरूर लड़की के नाम से मशहूर थी। लड़कों को तो क्या, लड़कियों को मुँह लगाना पसंद नहीं करती थी। फिर क्या वजह थी इसके इनकार की? जाज़म हर मुमकिन कोशिश के बाद भी मालूम न कर सका। ज़ीला भी अपनी जंग लड़कर थक हार चुकी थी। 2 दिन बाद फूफो साईं के दिन डालने आ रही थी। शादी की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी और वो सब लोग गाँव जा रहे थे और वो इनके पुराने घरों में ही इनकी शादी तय पाई थी। आज तो हैदर ने भी सब हो डांटा था और ये भी कहा था कि अगर तुमने इस शादी से इनकार किया या किसी किस्म की कोई भी इतराज़ उठाया तो अपने बाप का मरा मुँह देखोगी। और शायद ज़ीला के लिए बस इतना ही काफ़ी था। वो खामोशी से अपने कमरे में वापस आ गई, जहाँ इससे जाज़म के व्हाट्सएप से 2 फ़ोटो वसूल हुई, जिसमें एक डार्क रेड कलर का लहंगा था और दूसरा गुलाबी रंग का शरारा और उस पर लिखा था कि एक शादी के दिन के लिए, दूसरा वलीमे के दिन के लिए। तुम्हारी शॉपिंग कर चुका हूँ, लेकिन किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें शॉपिंग के बहाने कल लेने आऊँगा। और इसके सीन करते ही अगले 2 मिनट में वो फ़ोटो और मैसेज डिलीट हो चुके थे। आखिर इंस्पेक्टर था, वो कोई भी सबूत कैसे छोड़ता? शायद इसे पता था कि ज़ीला घर में ज़रूर सबको बता देगी कि वो इसकी शॉपिंग कर चुका है और अब बहाने से लेने आया है। अपना मोबाइल टेबल पर पटकते वाले अंदाज में रखकर अपनी बेबसी पर रोने लगी। वैसे आपस की बात है, ये जाज़म है बड़ा गुन्ना मीसना। क्यों इतनी बेबस थी? क्यों वो कुछ नहीं कर पा रही थी? अपनी शादी के लिए 1 हफ्ते पहले ही वो सब लोग गाँव जाने वाले थे। कुछ सोचते हुए अपनी आंखों से आंसू साफ किए। क्या मुझे घर से भाग जाना चाहिए? अनचाहे रिश्ते को निभाने से बेहतर है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ। इसके दिमाग में शैतान ने घर बनाया। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या सोच रही हूँ मैं? दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? मेरी तरबियत ऐसी हरगिज़ नहीं है। ये फजूल सोच मेरे ज़हन में आई भी कैसे? बाबा साईं की कितनी बदनामी होगी, मैं ऐसा सोच कैसे सकती हूँ? जाज़म, जुनैद खान, अपने घर वालों की खुशी के लिए मुझे तुम्हारी गुलामी भी करनी पड़ी तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अपने बाबा साईं को तकलीफ हो जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आने वाले वक्त के लिए परेशान वो एक बार फिर से बेड पर लेट चुकी थी। काश मेरे पास इनका हक होता तो मैं तुम जैसे घटिया इंसान से कभी शादी नहीं करती। तुम मेरे मोहब्बत के लिए काबिल नहीं हो जाज़म जुनैद खान, तुम मेरी मोहब्बत के कभी भी काबिल नहीं थे। मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती तुमसे प्यार करके की है। जाज़म को सोचते हुए एक बार फिर से फूट फूट कर रोती। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। तायशा बहुत खुशी से सारे इंतजामात करने में मसरूफ़ थी, जबकि जाज़म ज़ीला को शॉपिंग के लिए अपने साथ लेकर जाने वाला था। सुबह ज़रूरी काम आ जाने की वजह से वो पुलिस स्टेशन चला गया था, लेकिन इससे पता चला कि इसके दिल का तहलका मचाने के लिए तैयार इस वक्त रोड पर खड़ा होगा, क्योंकि इसने ही इससे कहा था कि अगर वो घर पर आया तो नूर इसकी खिदमत की तैयारियों में लग जाएगी और इसके पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए वो रोड पर निकला है और वो पूरे 12 बजे से और इसे रोड
से पिक कर ले। पहले लंच करवाएगा और इसके बाद वो दोनों शॉपिंग पर जाएंगे। ज़ीला तो अपनी बात की पक्की थी, यकीनन 12 बजे वहाँ पहुँच चुकी होगी, लेकिन अब 12:30 हो रहे थे और जाज़म अभी तक मीटिंग में था। एक बहुत अहम मिशन के लिए 15 दिन के बाद से एक सीक्रेट एजेंट के साथ किसी दूसरे इलाके में भेजा जा रहा था। इस मिशन को लेकर वो काफ़ी एक्साइटेड भी था। शाहरुख खान का नाम बहुत बड़ा नाम था, जिसके पीछे इसकी अपनी बहन भी पड़ी थी। इसके साथ काम करने का एक्सपीरियंस ज़रूर बहुत ज़बरदस्त होने वाला था, लेकिन इससे भी ये भी पता था कि इस मीटिंग के बाद भी ज़ीला इसे बहुत बातें सुनाने वाली है। जल्दी करने के बावजूद भी 2 बजे तक भी ऑफिस में ही था। अब तक ज़ीला किस हालत में इसका इंतज़ार कर रही थी, ये वो सिर्फ सोच ही सका था। हाँ तो सर, सुना है आपकी शादी होने जा रही है, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं आप अपनी शादी से। सीनियर ऑफिसर्स के जाते ही बाकी ऑफिसर से घेर कर बैठ चुके थे, जबकि वो जल्दी के बावजूद भी वापस पे ही बैठ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ। इसने एक बार फिर से उठना चाहा तो रफ़ीक ने इसे कंधे से पकड़कर फिर से बिठा दिया। सर, आपकी मंगनी बचपन से हुई थी, मतलब क्या आपके करीबी रिश्तेदार हैं? अगला सवाल रफ़ीक की तरफ से था, जिसका जवाब भी इसने इसरार में सर हिला कर दिया। अभी लोगों के मुज़ाकरात जारी थे, शायद आज वो इसे उठने नहीं देने वाले थे। या शायद पहली बार जाज़म खान इन लोगों के हाथ लगा था, इसीलिए ना सिर्फ इनके सामने अपनी शादी से बहुत खुश होने का इजहार करा था, बल्कि ढके छुपे लफ्ज़ों में ज़ीला के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका था। सर, मैडम भी बहुत खुश होंगी इस शादी से, आखिर इतने काबिल ऑफिसर से इनकी शादी होने जा रही है। एक और ऑफिसर की तरफ से सवाल है, जिसका जवाब इसने हाँ में सर हिलाते हुए दिया था। अब वो इस सवाल का क्या जवाब देता, क्योंकि यहाँ से उठने का इसे कोई बहाना नहीं मिल रहा था और अब शाम के 4 बज चुके थे। ज़ीला शायद अब तक घर चली गई। वो सोच रहा था कि बाहर का दरवाज़ा बजा था, चलो बहुत हो गया, मैं निकलता हूँ। वो दरवाजे के बजते ही इनके करीब से उठकर बाहर की तरफ आया। अब इसने दरवाजे पर हाथ रखा ही ताकि इसे नीला आंचल नजर आया। ज़ीला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने सामने से देखकर इससे खुशगवार हैरत हुई थी। अच्छा मौका था, वही इन सबसे इसे मिला सकता था। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? मैं तुम्हारी मुलाजमा हूँ? जब दिल चाहेगा मुझे ऑर्डर दोगे और खुद कहीं गायब हो जाओगे? तुम्हें क्या लगता था पागलों की तरह वहाँ सड़क पर मैं क्यों तुम्हारे इंतजार कर रही हूँ? इसीलिए कि ये शादी मेरे बाबा को खुशी पहुँचाएगी और तुम यहाँ बैठ कर मजे मार रहे हो। अगर इतनी बुरी लगती हूँ मैं तुम्हें, तो शादी से इनकार कर दो या फिर खुद करो शादी अपनी खुश होती सोती के साथ। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा? चुप कर जा, तो अल्लाह का वास्ता। अभी बोले जा रही है, देखना इसके बाद क्या होगा। पीछे सारे सुन रहे होंगे, देखना एक ना एक दिन तुम्हारी घटिया हरकत हकीकत अपने बाप के सामने लाऊंगी और इन्हें बताऊंगी कि तुम एक इंतहाई गलीज गलत फैसला हो मेरी जिंदगी के लिए। लेकिन फिर भी इनके सामने इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकती। काश मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें दुनिया से शिकायत कर देती। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक रखा जाए। बिल्कुल सही नफरत करती हूँ मैं तुमसे, तुम हो ही नफरत के काबिल। वो बिना आगे पीछे देखे इसके मुंह पर शुरू हो चुकी थी, जबकि वो गुस्से से अपने जबड़े पीछे इसकी बकवास सुन रहा था। पुलिस स्टेशन मुकम्मल खाली था, बाहर की तरफ कोई भी नहीं था। यही मौका था इस पर अपनी भड़ास निकालने का। वो गुस्से से क्या क्या बोल चुकी थी वो खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन इससे अपनी नफरत का इजहार करके इसे अपने दिल तक ठंडक उतरती महसूस हुई थी। शायद 2 साल का गुबार वो निकाल चुकी थी और अब इसके चेहरे पर गुस्सा देकर से काफ़ी सुकून मिल रहा था। एक्सक्यूज़ मी सर, हम बाहर जा सकते हैं? ज़ीला जो इसे यहाँ अकेले समझे हुए बातें सुना रही थी, दरवाजे के पीछे साथ आवाज़ को सुनकर शॉक्ड रह गई। जाज़म गुस्से से घूरते हुए पूरा दरवाज़ा खोल चुका था, जबकि इस दरवाजे से बाहर निकलते फुल यूनिफॉर्म में पुलिस की कतार देखकर ज़ीला को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब तुमने करना बस ये कि चुपचाप खिसक जाओ यहाँ से। यार मुझे तो लग रहा था कि सर की पसंद की शादी है, यहाँ तो ज़बरदस्ती का सौदा चल रहा है। यार मुझे तो लगता था कि जाज़म सर जैसे इंसान को पाकर लड़की अपने आप को खुशनसीब महसूस करेगी, और इसे देखो किस कदर नफरत करती है इनसे। हर बात से जीतने वाले मोहब्बत की बाजी हार रहे हैं। ऑफिसर एक दूसरे के साथ सरगोशियां करते बाहर की तरफ जा रहे थे, जबकि इनके एक एक लफ्ज़ के साथ जाज़म का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। जाज़म, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था यहाँ। अब कोई फ़ायदा नहीं है, शट अप, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अगर तुम मज़ीद 1 सेकंड भी और रुकी तो शायद मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं इस कदर गुस्से से धारा था कि थाने के सारे ऑफिसर्स की तरफ मतवज्जा हो चुके थे, जबकि इसका गुस्सा देखते हुए ज़ीला फ़ौरन बाहर की तरफ भाग गई थी। इसका गुस्सा देखकर डर के मारे इसके हाथ के हथेलियों में पसीना आ चुका था। अब बड़ी गलती कर चुकी थी। काश वो जान लेती कि अंदर वो और भी लोग बैठे, कितनी इंसल्ट फील कर रहा होगा वो। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए ज़ीला मुसलसल जाज़म के बारे में सोच रही थी। वो अपने गुस्से और इसके इंतजार की वजह से फजूल में वहाँ धूप में खड़ी रही, और एक पुलिस इंस्पेक्टर था, इसे कभी भी कोई भी काम आ सकता था। इसे इस तरह से बदतमीजी और नफरत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। इससे न जाने अब ये बात कहाँ कहाँ तक जाएगी। वो अपना सर पकड़ लेते हुए रिक्शे की तरफ इशारा करने लगी। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला था। 1 हफ्ते से वो खुद ही इसके लिए सुबह का नाश्ता और रात का डिनर बना रहा था, जब कि दिन का खाना बनाने के लिए वो एक मुलाजमा का इंतजाम कर चुका था, जो हर वक्त इसकी शहजादी के साथ रही इसका ख्याल रखती। जानू साईं के बार बार अपने घर वालों के बारे में पूछने पर एक बार राइम ने कह दिया कि क्यों इसे बार बार शर्मिंदा कर रही हैं, जबकि वो खुद भी जानती थी कि इनसे कोई राब्ता नहीं कर पा रहा है। इसके लिए अल्फाज जानू साईं बुरे तो बहुत लगे, लेकिन वो भी तो अपनी जगह मजबूर था और वो इसकी मजबूरी समझ सकती थी। इसलिए अब पिछले 3-4 दिनों से इसने बिल्कुल भी अपने घर वालों के बारे में कुछ नहीं पूछा था। इसे नाश्ता करवाने के बाद वो इसका जख्म चेक करा था, जो पहले से काफ़ी बेहतर था। ठीक है हुरम, अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना।
मरियम थोड़ी देर में आती होगी, तुम्हारा जो दिल चाहे इससे बनवा लेना और खाना खा के अपनी मेडिसिन ज़रूर लेना। मैं फ़ोन करता रहूँगा। वो इंतहाई नरमी से अपने हाथों के पोरों से इसका गाल छूता रोज़ की तरह इसे हदायत देता बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन सामने तेज़ी से आती गाड़ी को देखकर एक पल के लिए परेशान हो गया। गाड़ी इनके दरवाजे के सामने रुकी। ड्राइवर ने तकरीबन भागते हुए गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला था। मुकम्मल सफ़ेद लिबास में पहले अपना एक पाँव बाहर निकाल कर एक बुजुर्ग सी औरत बैसाखी के सहारे बाहर खड़ी थी। आंखों पर नज़र का चश्मा लगाया बैसाखी के सहारे ही अब वो आगे एक कदम बढ़ाने लगी। चेहरे पर गुस्सा और आंखों में एक अजीब सा दुख था। शायद इनका दाइम समझ चुका था। बड़ी अम्मा साईं, वो बहुत मुश्किल अपने चेहरा नॉर्मल करता आगे बढ़ा। मत कहो मुझे अम्मा साईं, दाइम बाबा नहीं लगती हूँ मैं आपकी कुछ भी। अगर मैं आपकी कुछ लगती तो तुम इस तरह से एक जवान जहाँ लड़की को बगैर निकाह के तन्हाई में अपने घर में कभी ना रखते। मैं पूछती हूँ कौन है यह लड़की और किस हक से यहाँ रह रही है। वो गुस्से से धारतू इसके आगे बढ़ाया हुआ हाथ पीछे धकेलती न सिर्फ घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी, बल्कि हुरम के सर पर खड़ी से घूर रही थी। बोलो लड़की, कौन हो तुम और तुम यहाँ इसके साथ इस घर में तन्हाई में क्या कर रही थी? शक्ल से तो शरीफ घर की लगती हो और तुम्हारी ये हरकत गुस्ताखी माफ़ बड़ी मसाई, लेकिन आप गलत समझ रही हैं। ये लड़की मेरे दोस्त की बहन है और बहुत जल्द क्या दाइम बोलो बाबा बोले बहुत जल्द क्या? शर्म आती है मुझे आपसे बात करते हुए। शर्म आती है ये सोच के कि मेरी तरबियत इतनी बेमोल कैसे होगी। बड़ी अम्मा साईं, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ मेरे दोस्त की बहन है और आप इसे कल दोपहर को यहाँ से लेकर इस्लामाबाद रवाना होने वाली थी। यही कहना चाहते हैं ना आप? और अगर मैं ये पूछूं कि आपकी इस दोस्त की बहन की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो एक जवान जहाँ लड़के के साथ तनहा घर में रह रही है? इनका गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। शायद दाइम के पास अब हकीकत बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इसे समझ नहीं आ रही थी कि इसके बताने के इससे पहले बड़ी अम्मा साईं यहाँ कैसे पहुँच गई। वो तो इस्लामाबाद से आने के बाद ही इन्हें सब बताने वाला था और तब तक वो हुरम को शादी के लिए भी तैयार। आपने मुझे रुस्वा कर दिया दाइम बाबा। आज हर कोई मेरी तरबियत में उंगलियां उठा रहा है। हर कोई मुझे कह रहा है कि मैं अपने दाइम बाबा की तरबियत नहीं कर सकी। हर कोई मुझे कह रहा है कि मेरी तरबियत में खोट रहा है। जो आपने बड़ी अम्मा साईं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। आपको सारी हकीकत बताता हूँ। यहाँ आराम से बैठे हुरम को आज पहली बार दाइम इतना परेशान लगा था। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि अब वो इसका क्या हल निकाले। नहीं दाइम बाबा, मैं तब तक आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी जब तक ये लड़की इस घर से चली नहीं जाती। निकाले इसे यहाँ से, वरना मैं भी वापस जा रही हूँ आपसे इतना अपना तल्लुक खत्म करके। वो नफरत से हुरम को देखते हुए बोली। पहली बार किसी की नफरत महसूस करके खुद भी रोने लगी थी। इसका पूरा बदन लड़ने लगा था। इसकी वजह से दाइम ने इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। ये सोच आते ही इसके रोने में शिद्दत आ गई। सुनो लड़की, निकलो इस घर से। तुम्हारी वजह से मैं अपनी तरबियत पर किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं दे सकती। चलो निकलो, मैं तुम्हें एक मिनट भी इस घर में नहीं रुकने दूंगी। अपनी ये जादू जाकर किसी और पर चलाओ, मेरे दाइम बाबा पे नहीं। तुम्हारी भोली भाली सूरत से वो और लड़के फंसते होंगे। मेरे बाबा को फंसाना इतना आसान नहीं। वो इसका हाथ पकड़कर बैसाखी के सहारे तेजी से चलती से बाहर निकाल रही थी, जबकि इनकी उंगलियां इसके जख्मी कंधे से जरा सा नीचे होने की वजह से पहले तो हुरम की चीख निकली थी, जबकि इसके इस तरह से घसीटने पर इसके जख्म के स्टिचेस खुल चुके थे। अचानक हुआ क्या था? ये सब कुछ इसने सोच रखा था, तो यहाँ आकर वो मार कैसे खा गया। इसने तो इस्लामाबाद से आने के बाद हुरम को सीधा बड़ी अम्मा साईं के पास लेके ही जाना था, लेकिन इस वक्त हुरम की तकलीफ को महसूस करके वो खुद भी तकलीफ में था। रुक जाए बड़ी अम्मा साईं, क्योंकि अगर ये लड़की यहाँ से गई तो आपका दाइम बाबा मर जाएगा। इसके अल्फाज ने बड़ी अम्मा साईं को पलट कर देखने पर मजबूर कर दिया। ये क्या बकवास है दाइम बाबा? वो इसे घूरते हुए बोली। एक मामूली सी लड़की के लिए इनके सामने इतनी बड़ी बात कर रहा था। मोहब्बत करता हूँ इससे, जान है ये मेरी। मैं सच में मर जाऊंगा। मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ, मैं हुरम यहाँ किसी गलत नीयत से नहीं आया था। सच बताने के बाद आप कोई रास्ता नहीं सच बताने के अलावा आई थिंक अब कोई रास्ता नहीं था। इस तरह से अपनी शहजादी को खुद से दूर ज़्यादा नहीं देख सकता था। बड़ी अम्मा साईं ने एक नज़र दाइम और फिर अपने करीब खड़ी छोटी सी लड़की को देखा, जिसके कंधे से अब खून बहने लगा था। वो अगली लम्हे से अपने हाथों से आज़ाद कर चुकी थी, जबकि आज़ादी मिलते ही हुरम भागकर दाइम के पास जाकर छुप चुकी थी, जिसे अब वही इसका आखिरी सहारा हो। वैसे भी मैं आपके पास ही लेके आने वाला था। वो हुरम को अपनी मजबूत पनाह में ले चुका था, जो डर के मारे इसके सीने से लगी कांप रही थी। शायद इस वक्त इसकी गुफ्तगू का मतलब समझ नहीं रही थी, या शायद समझना नहीं चाहती थी। इसे पता था तो बस इतना, वो जो कुछ भी कह रहा है इसकी जान बचाने के लिए कह रहा है। अगर ऐसी बात है तो कल ही तुम दोनों का निकाह होगा और बाकी सारी बातें बाद में। अगर तुम सच्चे हो तो इस लड़की से निकाह करके अपनी मोहब्बत को साबित करो, वरना अभी के अभी लड़की को यहाँ से दफा करो। इंतहाई गुस्से के आलम में बोली। आपका हुक्म सर आंखों पर। वो सर झुका गया, जबकि इसकी आवाज़ ने हुरम को सर उठाने पर मजबूर कर दिया था। तो क्या अब सच में वो इससे निकाह करने जा रहा था? कि ये सब कुछ भी इसकी जान बचाने के लिए था? वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्त से अपनी दोस्ती निभाने के लिए कर रहा था? वो छोटी ज़रूर थी, लेकिन निकाह का मतलब समझती थी। तो क्या वो ये छोटी है? तो क्या वो इसकी जान बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता किसी मजबूरी के तहत जोड़ेगा? इसकी मुठ्ठियां दाइम की शर्ट पर नरम होती जा रही थी, जबकि बड़ी अम्मा साईं अपने कमरे में रवाना हो चुकी थी। मरियम दरवाजे पर खड़े न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। आगे बैठे हुए
बढ़ते हुए हुरम को थाम कर अपने साथ कमरे में ले गई। दायमी कभी मेरी बड़ी अम्मा साई के बंद कमरे को तो कभी हुरम के कमरे की तरफ देख रहा था। वो कहने को इसकी दाई अम्मा थी, लेकिन वो इसके लिए बहुत अहम थी। वो इसकी शहजादी थी, निकाह तो होना ही था, आज नहीं तो कल सही, लेकिन इस तरह से नहीं। वो इससे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहता था, इसे बताना चाहता था कि दाइम शाह सूरी की ज़िंदगी में वो क्या मुकाम रखती है। क्या वो अचानक इस निकाह को कबूल कर पाएगी? इससे यकीन था कि बड़ी अम्मा साई अब अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगी। वो अपने ऑफिस से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई है। शायद पूरे ऑफिस की लाइट बंद हो चुकी थी। इससे पहले कि वो अपने कैबिन से निकलता, ज़रिश की आवाज़ आई। शायद इस अंधेरे में डर लग रहा था और सारे ही वर्कर्स जा चुके थे। इसने हर बार ज़रिश से कहा था कि इसका हॉस्टल शाज़म के रास्ते में आता है, इसलिए वो खुद इसे ड्रॉप करेगा, जिस पर बिना कुछ कहे ज़रिश मान गई थी। इसे वैसे भी रात के सफ़र से अकेले डर लगता था। सर लाइट कैसे बंद होगी? किसी से कहें जनरेटर या यूपीएस ऑन कर दे। वो कंफ्यूज ही अपने मोबाइल की टॉर्च चलाती इसके करीब आकर रुकी। घबराओ नहीं ज़रिश, मैं हूँ ना यहाँ, और मेरे होते हुए तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं अभी कोई इंतज़ाम करवाता हूँ। अपने मोबाइल पर किसी का नंबर मिलाते हुए बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन दरवाजे पर हाथ रखते हुए इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दरवाज़ा बंद हो चुका है। ये किस बेवकूफ़ ने लॉक कर दिया? वो दरवाजे को धक्का मारते हुए खोलने की कोशिश करने लगा, जबकि इसके लॉक होने का सुनकर ज़रिश के भी रोंगटे खड़े हो चुके थे। ऐसे कैसे लॉक हो गया? कहीं चुड़ैल आयमा आयमा ने ही तो नहीं किया ऐसे? आएगा फल्ला या खुदा, एक तो मुझे देर हो रही है ऊपर से मेरा दिल नहीं कर रहा पढ़ने का। उसके बाद मुझे और भी कुछ पढ़ना है। अल्लाह यार, दिल भरम भी पढ़ना है। मैं किधर जाऊँ? मुझे रोना आ रहा है। यकीन नहीं, इसी फितनी का काम है। सुबह बेकार में मुझसे लड़ने लगी और फिर कहती है देखना इसका क्या अंजाम होता है, और फिर मुझे इतना सारा काम देकर चलेगी ताकि मैं जल्दी काम से फारिग ही ना हूँ। लेकिन इसने तो कहा था कि आप जा चुके हैं, आप तो यहीं पर हैं। हाय अल्लाह, मतलब वो मुझे यहाँ अकेले बंद करके जाने वाली थी। इस फितनी मीसनी का तो मैं हिसाब सुबह करूँगी। सर का एक बाल भी नहीं छोड़ूंगी। वो भी इंतहा गुस्से में बोली, रिलैक्स सरिश, तुम यहाँ अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें डरने या गुस्सा करने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसे खोलने की कोशिश करता हूँ। अपने मोबाइल पर किसी का नंबर मिलाते हुए मुसलसल दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ज़रिश काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। इसकी घबराहट वो समझ सकता था। शायद वो ना जानती हो कि शाज़म इसका हस्बैंड है, लेकिन इसके लिए तो इससे शाज़म ने बताया था कि इसकी अपनी वाइफ का नाम भी ज़रिश है और इनका निकाह गाँव में 2 साल पहले हुआ था और वो इसे देख नहीं पाया था। लेकिन इसे यकीन है कि इसकी वाइफ ने इसकी तस्वीर देखी थी, जिस पर ज़रिश जान बन चुकी थी, और आगे से बताया भी नहीं था कि इसका अभी निकाह हो चुका है। मतलब तो यही निकलता था कि सब जानती थी कि वो इसका हस्बैंड है। तो इस तरह से घबराना डरना शाज़म को समझ नहीं आ रहा था। प्लीज़ जल्दी करें, कुछ करें। वो दरवाज़ा चेक कर रहा था जब इसे ज़रिश की फिर से आवाज़ सुनाई दी, मुर्शिद मेरे साथ इतनी ही प्रॉब्लम है तो खुद ट्राई कर लो, हो सकता है तुमसे खुल जाए, क्योंकि ये दरवाजे टूटेंगे तो हरगिज़ नहीं, और ना ही मैं अपने नए नवेले ऑफिस को अपना कीमती मटेरियल ज़ाया कर सकता हूँ। अगर खोल सकती हो तो खोलो, वरना खामोशी से पीछे होकर खड़ी हो जाओ। इसके ड्रामे मज़ीद बर्दाश्त करते हुए ज़रा सख्ती से बोला, देखिए मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना है। मुझे मेरे घर जाना है, मैं नहीं रह सकती यहाँ अकेले आपके साथ। शाज़म दरवाजे को गौर से देख रहा था। इसके बाद फिर पलट कर इसका चेहरा देखने लगा। क्यों, मैं क्या खूंखार भेड़िया हूँ जो तुम्हें खा जाऊँगा? सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहना है लड़की, और यहाँ पर तुम प्रैक्टिस करने ही आई थी ना, तो फिर कितने ड्रामे क्यों? क्या लगा था मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ? तुम कौन हो? हैरत से खुली इसकी आंखों को देखकर शाज़म को हंसी आने लगी, जिससे वो फ़ौरन दबा गया। एक बात कान खोलकर सुन लो मिसिस ज़रिश शाज़म खान, पहले दिन से जानता हूँ तुम कौन हो। हर लड़की के साथ फ्री होना मेरी आदत नहीं है, और ना ही हर किसी को दूसरे तीसरे दिन डेट पर लेके जाता हूँ। तुम प्रैक्टिस कर रही थी तो सोचा मैं भी कर लूँ, लेकिन मुर्शिद अब ये ड्रामा हद से ज़्यादा होता जा रहा है। हर किसी की जी हजूरी नहीं करता। मैं आजमाने आई थी ना मुझे ये देखने के लिए कि मैं किस किस्म का मर्द हूँ। तो सुन लो, मैं इस किस्म के मर्दों में से हूँ जिनकी बीवियाँ इन पर फख्र करती हैं। अब खामोशी से यहाँ खड़ी रहो। मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर नहीं खुला तो दोनों यहीं पर सोएंगे। वो घूरते हुए सामने सोफे की तरफ इशारा करके बोला, ज़रिश पहले ज़रूर ड्रामा करी थी, लेकिन इसके ड्रामे का पर्दाफाश होते ही अब इसे असली डर लगने लगा था। मतलब वो जानता है कि वो इसका शौहर है और वो इसकी बीवी है, और अब वो इसके साथ कुछ भी करने का हक रखता है। तब से लेकर आगे 35 मिनट तक ना ज़रिश का मुँह खुला और ना ही दरवाज़ा। मुर्शिद वाइफी, ना वॉचमैन फ़ोन उठा रहा है, कोई और मौजूद है। मैं जाज़म को फ़ोन करता हूँ, लेकिन वो मेरा भाई है, मैं इससे कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखता। यहाँ आकर तशरीफ़ रखे और बेफिक्र होकर सो जाए, हम सुबह से पहले यहाँ से नहीं निकल सकते। वो पुरसुकून अंदाज में कहता कदम उठाता सोफे पर ना सिर्फ आकर बैठा था बल्कि इस पर दराज हो चुका था, जबकि ज़रिश अंदर ही अंदर काफ़ी घबराई हुई थी और इससे ज़रा फासले पर कुर्सी पर बैठने लगी। लेकिन इसके बैठने से पहले शाज़म इसका हाथ थाम कर इसे खींच चुका था। तो तुम इतना घबरा क्यों रही हो मुर्शिद वाइफी? अब तो सारी ज़िंदगी मेरे साथ ही काटनी है। आराम से इसके कंधे
थामे इसे अपने सीने से लगाई, इतने नर्म अंदाज में बोला कि ज़रिश का दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को तैयार हो चुका था। मैं शाज़म जुनैद खान तुमसे वादा करता हूँ कि कल की सुबह तुम मेरे पूरे वक़ार से इस कमरे से बाहर निकलोगी। शौहर हूँ तुम्हारा, कोई लुटेरा नहीं। मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर तो मैं तुम्हें छूना तो दूर, तुम्हारे करीब तक नहीं आऊँगा, लेकिन इस चेयर पर तुम आराम से नहीं बैठोगी। यकीन करो और सो जाओ। इसे पीछे सोफे के साथ लगाता अपने ऊपर से कोट उतार कर इसके ऊपर डाल चुका था और खामोशी से इसके चेहरे को देख रही थी, जबकि इसे अपने आप को देखता पा कर वो सोफे के साथ एक लगाए मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर चुका था। ज़रिश काफ़ी देर से ऐसी आंखें बंद किए देखती रही, फिर भी मुस्कुरा कर आंखें बंद कर दी, क्योंकि रात तो इसे भी ही गुजारनी थी इसी सोफे पर अपने मुहाफिज के साथ। हाँ, लेकिन कल सुबह वो इसाइमा का थैंक यू करने का इरादा पक्का रखती थी। आखिर इसकी वजह से इससे पता चला था कि इसका शौहर कितना अच्छा इंसान है। रात को 1 बज रहा था कि इसे खिड़की पर कोई आवाज़ सुनाई दी। टरना तो जिमल ने कभी सीखा ही नहीं था। वो आराम से बेड से उठकर खिड़की के करीब आई, लेकिन अगले ही लम्हे इसके लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई। कितने दिनों के बाद इसे देख रही थी, शायद यहाँ आने के बाद छठी दफ़ा। और पिछले 5 मुलाकातों में इसने सिर्फ इससे थप्पड़ खाए थे, क्योंकि वह जहाँ भी जाती है इसके पीछे आ जाता था। इसके काम में खलल पैदा करता है, लेकिन 1 हफ्ता पहले हुई मुलाकात और आखिरी थप्पड़ के बाद वो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर गया था, जिसके बाद जिमल ना चाहते हुए भी इसे मिस करने लगी थी। शायद लास्ट थप्पड़ इसे बुरा लग गया था, ऐसा जिमल ने सोचा। इसे एक नज़र कमरे में मौजूद 2 और सोई हुई लड़कियों पर डाली और फिर फौरन खिड़की खोली, लेकिन बिना आने वाले की परवाह के रख कर एक चांटा इसके मुंह पर लगाया। कहाँ थे तुम? क्या कहा था तुमने मेरी हेल्प करोगे? मोबाइल बंद करके रखा तुमने, इडियट कहीं के, स्टूपिड इंसान। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी। इसके सामने आते ही वो बुरी तरह से लड़ पड़ी, क्योंकि वो इस पर ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी कि कोई इसे मिस कर रही है। कोई नहीं, आई थिंक वो ससुराल में था। बसंती, वहाँ पर मोबाइल बंद थे। तुम्हारे भाई की नज़र पड़ चुकी है मुझ पर। जब दिल चाहता है उठाकर ले जाता है और वहाँ जाकर अच्छी खासी धुलाई करता है। ये क्या बात हुई? मतलब होने वाले जीजू की कोई इज्जत ही नहीं है। अब मैंने फैसला कर लिया है बसंती, पहले मैं सिर्फ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता था, लेकिन अब इस जाज़िम जुनैद खान को अपना साला भी बनाकर दम लूँगा। वो गुस्से से एक ही बात अलग अलग अंदाज में कह रहा था। एक ही बात है गब्बर, अगर मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी तो जाज़िम ऑटोमेटिकली तुम्हारा साला बन जाएगा। वो तेज तेज कहती फौरन अपनी ज़बान दांतों में दबा गई थी और क्यों इसके सामने अपनी ज़बान को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी कि इसका दिल इस गुंडे के आगे झुकता चला जा रहा था। और जाज़िम जुनैद खान थी, हार नहीं मान सकती थी, लेकिन ये गब्बर इसे हरा रहा था और वो ना चाहते हुए भी इससे हार रही थी। चलो अपनी शक्ल दफा करो, यहाँ से लड़कियां जाग जाएंगी, फिर शोर मच जाएगा। चलो निकलो यहाँ से। जाने का क्या कहते हो? जाने का कहते हैं पीछे मुड़ी, लेकिन इससे पहले वो दूर होती वो इसका हाथ थाम कर वापस अपने करीब खींच चुका था। आखिरी बार मिलने आया था तुमसे। जाने से पहले इसकी आधी बात पर जिमल की पूरी आंखें खुल चुकी थी, जिससे घबरा कर वो फौरन पूरी बात बताने लगा। एक बहुत ज़रूरी काम है, जिसकी वजह से मुझे कुछ वक्त के लिए यहाँ से जाना पड़ा है, लेकिन जल्द ही वापस आ जाऊँगा। आखिर अपनी बसंती को भगा कर आई थी लेके जाना है, लेकिन इससे पहले तुझे कुछ देना है। अपनी जेब से एक अंगूठी निकालते हुए इसके हाथ में पहना चुका था, जबकि जिमल नहीं करती रहेगी। आज से तो सिर्फ मेरी है, बहुत जल्दी लेने आऊँगा। बिना इसके गुस्से की परवाह किए इसके माथे को अपने लबों से छूता। जिस रास्ते से आया था इसी रास्ते से चला गया। कोई पाइपलाइन, चूहे की वो होती है ना, क्या कहते हैं, सुराख, कुछ भी हो सकता है वो रास्ता। हीरो है ना, छोटा होकर भी जा सकता है। इसी रास्ते से चला गया, लेकिन कहाँ गया, क्यों गया, जिमल नहीं जानती थी, और ना ही इसकी गुर्बत की वजह से कोई पूछ पाई थी। घर में शादी होने वाली थी और वो वैसे भी यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन वो इसे यूं छोड़कर चला जाएगा ये तो इसने सोचा तक नहीं था। इसने घर में कदम रखा, अचानक ही नीचे वाले पोर्शन की लाइट ऑन हो गई। शुक्र है जाग रही है, वरना आज तो भूखा ही रहना पड़ता। रात के 2 बजे आने की वजह से वो सीधा अपने पोर्शन की तरफ जाने वाला था, लेकिन शायद भी इसकी गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ चुकी थी। सॉरी मकान मालकिन जी, आज मैं बहुत लेट हो गया। वो काम कुछ ज़्यादा था। इसे टेबल पर खाना लगाते देख फौरन आकर टेबल पर बैठ गया था, क्योंकि इस वक्त बहुत भूख लगी थी। वानी आपका इंतजार करते करते सो गई। आपसे बहुत नाराज़ है और आपसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाए बैठी है। बेहतर होगा कि आप इसे अपने इतने करीब ना करें कि वह आपके बगैर ना रह पाए। निशाल खाना रख कर अंदर पानी लेने जा चुकी थी। अगर वो मेरे पास आती भी है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। आज ज़रूरी काम की वजह से मैं लेट हो गया, वरना रोज़ मैं टाइम पर ही आता हूँ। वानी मेरी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी बेटी, आप फजूल में इसे अपनी जिम्मेदारी बना रहे हैं। बेहतर होगा कि आप मेरी बेटी से ज़रा फासला बना के रखें। जानते भी हैं आप शाम को किस कदर मिस करी थी। वो बस एक ही रट लगाए जा रही थी, जब तक इसका दोस्त नहीं आता वो खाना नहीं खाएगी। आज पहली बार मुझे इस पर हाथ उठाना पड़ा और आप इसे अपनी जिम्मेदारी कह रहे हैं। व्हाट? तुमने इसके ऊपर हाथ उठाया? तुम्हें शर्म नहीं आई एक 5 साल की बच्ची पर हाथ उठाते हुए? 17 साल की उम्र में इसकी शादी हुई। 5 3 2 5 22 साल उम्र है इसकी। शुक्र है
कैसी माँ हो तुम, खाने का दूसरा नवाला अपने मुंह में डालने ही वाला था। इसकी बात सुनकर गुस्से से प्लेट पीछे करता उठकर खड़ा हो चुका था। मिस्टर यासम हैदर शाह, वो मेरी बेटी है, इसके साथ हर किस्म का सलूक करने का हक रखती हूँ मैं। और बहुत हो गया आपका ये सारा ड्रामा। अपना सामान उठाए और निकले मेरे घर से। बहुत जल्द आपका रेंट आपको वापस कर दूंगी, लेकिन आप जैसे शख्स को अपने घर में एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे लगा था कि मैं नॉर्मल तरीके से आपको समझा दूंगी कि वानी से दूर रहें, लेकिन नहीं, आप शायद बहुत टेढ़े इंसान हैं और आप घर लोगों को भी औकात याद दिलानी आती है मुझे। शायद इसका ये गुस्सा देखते हुए वो ज़रूरत से ज़्यादा बोल रही थी। और रियली तुम मुझे इस तरह से निकालोगी? होती कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाली? 6 महीने का एडवांस रेंट दिया है मैंने, जो तुम ना सिर्फ वो सामने वाले दुकानदार बल्कि वानी की स्कूल फीस में खर्च कर चुकी हो। और जहाँ तक तुम्हारे ऑफिस की बात है तो वहाँ से तुम्हें तब तक एडवांस नहीं मिलेगा जब तक मैं नहीं चाहूँगा। और यहाँ और किसी को तुम जानती नहीं हो, तो कहाँ से दोगी मेरे पैसे वापस? तुम क्या मुझे मेरी औकात याद दिलाओगी जब तुम किसी मरी हुई औरत की प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाए हुए हो? औकात याद दिलाएगी? आइंदा वानी पे हाथ मत उठाना। और ना भूल जाऊंगा कि मैं यहाँ सिर्फ एक किराएदार हूँ। मकान मालकिन जी, वो आपकी नहीं मेरी बेटी है। निशाल जताते हुए बताने लगी, जिस पर ना चाहते हुए भी यासम मुस्कुरा दिया। फ्यूचर में मेरी भी होगी, सो डोंट। वो बिना इसकी तरफ देखे खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ गया। भूख वैसे भी मिट चुकी थी और वो एक 5 साल की बच्ची पर हाथ कैसे उठा सकती है? ये सोच के इसे गुस्सा आ रहा था। मेरा मुंह देखने वाला इस टाइम। मैं सोच रही हूँ मेरी माँ जो मुझे इतना फेंटा चाटती थी और अभी भी लगा देती है, उसका क्या? इतनी उम्र में भी वो मुझे लगा देती है, और 5 क्या हुआ तो मुझे 2-2.5 सालों से फेंटा चाटती होंगी। हाय अल्लाह, इतना मारती थी। क्या करूँ मैं? मेरे तो दुख ही खत्म नहीं हो रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं। इसे अपनी अभी नींद का पहला झोंका ही लगा था कि इसे याद आया कि दादू साई ने सोने से पहले से 3 से 4 बार कहा था कि बहराम के कमरे में दूध लाजमी पहुंचा देना। इसे ठंडा दूध पीने की आदत है, जिसे वो पूरी तरह भुलाकर नींद की वादियों में गुम हो चुकी थी। या अल्लाह, मेरा दिमाग किधर रहता है? वो अपने आप को कोसती फौरन से बेड उठकर किचन में आई थी। बहराम के कमरे की लाइट भी ऑन थी, मतलब वो जाग रहा था। जब से जानू साई अगवा हुई थी, बहराम की तो नींदें उड़ गई थी। दिल को भी इस पर बहुत तरस आता था, लेकिन वो क्या करते, वो खुद कुछ नहीं कर पा रहा था। इस नंबर पर इससे कोई फकीर मिला था तो यही कराची की सड़कों पर भीख मांगता था, और इसे बहुत मारपीट करने के बाद भी इसने यही कहा कि वो नहीं जानता कि इसके नंबर पर किसने इसे फ़ोन किया है। दिल ने दूध का गिलास लाते हुए दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना आने पर इसने ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर झांक कर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन वाशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। मौका अच्छा था और वो वैसे भी बहराम का सामना हरगिज़ नहीं करना चाहती थी, और जल्दी से टेबल के पास आई और दूध वहाँ पर रखते हुए पलटी, लेकिन अचानक अपने पीछे बहराम को बिना शर्ट के देखकर इसकी ऊपर की सांस ऊपर नीचे के नीचे रह गई। बाखुदा, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं, अच्छी बात है, आदत डालनी चाहिए। फ्यूचर में यही आना है। लहजे में हमेशा की तरह दहकते जज्बात की आंच सी थी। बहुत दिन हो गए थे तुम्हें सुकून से देख नहीं पाया था। दिल सही, आज सुबह से ख्वाहिश थी कि कहीं से तुम आ जाओ, और देखो मेरे अल्लाह ने मेरी सुन ली। इसका चेहरा अपने हाथों में लिए जज्बात से बोझल अंदाज में बोला, जबकि इसके शर्टलेस होने की वजह से दिल को बाहर जाने का कोई बहाना नहीं सोच रहा था। वो अपनी पलकें और वो उठा कर इसे देख नहीं पा रही थी, जबकि वो इसकी हालत की परवाह किए बगैर इसके मज़ीद करीब से करीब तर होता जा रहा था। बहराम साईं, पिछेटे में दूध रखने आई थी, मुझे वापस बाहर जाना है। दिल के कॉन्फिडेंस से बोलते हुए भी इसकी ज़बान लड़खड़ाकी। शायद इसकी गुर्बत का असर था। तुम्हें अपने करीब से कहीं नहीं जाने दूंगा, बहुत जल्द मैं तुम्हें इसी कमरे में ले आऊँगा। वो इसके माथे को लबों से छूते हुए बोला, जबकि इसके इस तरह से पास आने पर दिल इसके हाथ झटक कर पीछे हटी, लेकिन तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से गिरने से पहले बहराम से थाम चुका था। आराम से दिल सही, तुम्हारा ये डर कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा दे, और यकीन करो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा बहराम शाह तुम्हारा लिहाज नहीं करेगा। खुद की भी नहीं हो तुम, सिर्फ मेरी हो, ये बात याद रखना। वह जुनूनी अंदाज में कहता इसे गर्दन से पकड़ता अपने बेहद करीब कर चुका था, जबकि दिल अपने आप को छुड़वाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। इसके मुजामत देखकर मुस्कुराया, चेहरा इसके चेहरे से करीब किया, दिल इसकी सांस अपने चेहरे पर महसूस करते हुए वो फौरन चेहरा फेर गई, जबकि वो पूरे इश्तिहाक से इसकी गर्दन को अपने लबों से छूता हुए ना सिर्फ पीछे हटा, बल्कि दूध का गिलास अपने लबों से लगाया इसके चेहरे की सुर्खी को फुर्सत से मुलाहिजा कर रहा था। अब आप यहाँ से जाना पसंद करेंगे या एक और ट्रेलर चाहिए? वो इसी तरह से आंखें बंद की इसकी खुशबू को अपने इर्द गिर्द महसूस कर रही थी। इसके बोलने पर आंखें खोले अगले ही लम्हे कमरे से बाहर की तरफ भाग चुकी थी। आज 1 हफ्ते बाद भी इसे जानू साईं का कहीं कोई पता नहीं चला था। यकीनन दाइम शाह सूरी इसकी हालत पर मुस्कुरा रहा होगा, इसका मजाक उड़ा रहा होगा, इसे हारते हुए देखकर खुश हो रहा होगा। मैं कैसे भी तुम तक पहुंचूंगा दाइम शाह सूरी। तुम मेरे माँ बाप के कातिल हो, मेरे अपनों के कातिल हो। तुम्हारा साथ देने वाला हर शख्स मेरा दुश्मन है। जानू साईं की गुमशुदगी की वजह से दादू साईं का बीवी अक्सर हाई रहता, जिसकी वजह से वो इन्हें दवाइयाँ देकर रात को जल्दी सुला देता था, जबकि दिल भी बहुत परेशान थी और 2 दिन से बुखार भी था। जानू साईं को तो वो ढूंढ ही लेगा, लेकिन इससे पहले वो अपने अजीज रिश्ते को खो नहीं सकता था। इनका ख्याल रखना भी इस पर फर्ज था। हाँ जी, तो एपिसोड नंबर 4 में आपसे फिर से मुलाकात होगी।
और एपिसोड नंबर 3 पे अच्छा रिस्पॉन्स प्लीज़ ज़ाहिर करें, लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा क्योंकि आप लोग नहीं करते हैं, ये बहुत बुरी बात है। और नावल अभी तो मतलब लाइक ना फ्लो में ही चल रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन शायद आगे जाके ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो देखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं।